यस सर। ओके, हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट ना, 8 दिसंबर 2023 का पेपर। इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 101, 101 से। देखिए, ए बी सी आर ट्रू, ओके, एक्स वाई जेड आर फॉल्स स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो इसमें ओनली बी, यही ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। ये फॉल्स रहेगा। अब करके दिखाएं या कर लेंगे। निगेशन है, निगेशन लगिए, एक्स की वैल्यू ट्रू रखना है, ट्रू रखिए। वेज, जेड की वैल्यू फॉल्स लिखना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड फॉल्स है ना, ये फॉल्स। तो ब्रैकेट बंद, डॉट, निगेशन, एक्स की वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स है। यहाँ भी एक्स था ना, एक्स की वैल्यू फॉल्स है, ये फॉल्स वेज फॉल्स। और वेज ये भी फॉल्स है। देखिए, एफ वेज एफ एफ होता है, निगेशन लगा दीजिए, डॉट, ये निगेशन एफ है तो टी हो जाएगा, टी वेज एफ है ना। फिर क्या करेंगे, निगेशन एफ क्या होता है, टी होता है, टी डॉट, टी वेज एफ क्या होता है, टी वेज एफ टी हो, टी होता है ना। फिर टी डॉट टी ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, इसलिए सेकेंड आंसर है। ओके, कर लेंगे बाकी या और करके दिखाएं। आंसर सेकेंड होगा, बाकी सब में फॉल्स आएगा। यस, यस सर, हो यस सर। जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कोई नहीं आएगा तो बताइए, बता देंगे फिर से। इसका सेकेंड आंसर होगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड एमंग द सेंट्रल टेनेंट्स ऑफ जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स के संबंध में केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है ना, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के केंद्रीय में क्या सम्मिलित है। देखिए, निष्पक्षता का न्याय, न्याय, फेयरनेस, द फेयरनेस प्रिंसिपल। एक दिन हम लोग देख रहे थे, तो इन पात्रता के रूप में न्याय किसका था, जस्टिस एज इंटेलमेंट ना। तो लॉजिक का था क्या, यस सर। पात्र, हाँ, पात्रता के रूप में न्याय। इनका क्या है, निष्पक्षता के रूप में न्याय, निष्पक्षता के रूप में मतलब ये है कि इनको कह रहे हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अवसर, समान अवसर मिलना चाहिए। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिफरेंस प्रिंसिपल, मतलब भेद मूलक न्याय, क्या है इसका हिंदी में, हाँ, अंतर का सिद्धांत। और अज्ञानता का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा, द वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब यह है कि व्यक्ति को जब न्याय की बात आई तो उसको अज्ञान में रखा जाए। अज्ञान में कैसे रखने का मतलब क्या है कि उसकी जाति, उसकी भाषा ना बताई जाए ना, कि मतलब जिसके बारे में वो बोलने जा रहा है, ताकि वो निष्पक्ष रहे, उसको अज्ञान में रखा जाए। तो इसलिए इसका ये भी होगा। तो आंसर फिलहाल दिया है ए बी सी डी सभी ना। देखिए, वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक काल्पनिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपने समाज में स्थान, जात, जेंडर और का उसको पता नहीं होता। वेल यानी अज्ञान के पीछे रहकर व्यक्ति न्याय के नियम तय करेगा, जिससे बायसनेस यानी पक्षपात नहीं होगा, है ना। तो आंसर तो ये भी सही है। और जो डिफरेंस का सिद्धांत है, यानी ये अंतर का सिद्धांत है, इसमें क्या है, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी उचित हैं जब वे कमजोर वर्ग के लिए लाभप्रद हों, मतलब जो सबसे पीछे व्यक्ति है उसको भी लाभ हो। यानी इनइक्वेलिटी को स्वीकार किया जा सकता है अगर उसका फायदा गरीबों को हो। डिफरेंस को स्वीकार किया जा सकता है यदि उसका फायदा गरीबों को भी हो। तो इसीलिए आंसर सभी दिया है, ए बी सी डी। ठीक, हम्म, जनरल्स का। सर, हाँ, ये जो फेयरनेस का बात बताए तो ये तो नजीक का है ना, तो जॉन रॉल्स कैसे होगा। नहीं नहीं, हमने लॉजिक का बताया था कि पात्रता के रूप में न्याय, है ना। उनका न्याय क्या है, पात्रता के रूप में न्याय है, और इनका न्याय निष्पक्ष है। हाँ, बायस यस। नहीं, बायस नहीं है, है ना। लॉजिक कहते थे जो जितना योग्य है, मतलब उसको उसकी तरह मतलब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। उस
और व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो वेलफेयर सोसाइटी होती है, कल्याणकारी राज्य होता है, वो इनवैलिड है अकॉर्डिंग टू लॉजिक। लेकिन जॉन रॉल्स कहते हैं ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पिछड़ गया है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, तो देना ही है, ताकि हम निष्पक्ष हो सकें। तो ये निष्पक्षता रॉल्स का है, वो इंटेलमेंट था, है ना, पात्रता था। ठीक है, आइए ABCD हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द अपोनेंट ऑफ वेरिफिकेशन प्लेस दीज ऑब्जेक्शन टू रिफ्यूट दिस प्रिंसिपल। क्या है, सत्यापन के विरोधी इस सिद्धांत का खंडन करने के लिए क्या क्या आपत्तियां जताते हैं, क्या क्या आपत्तियां करते हैं। सत्यापन के विरोधी थियरी ऑफ वेरिफिकेशन को के अगेंस्ट में कौन कौन सी आपत्ति दर्ज करते हैं, ये बताना है ना। देखिए, जो थियरी ऑफ वेरिफिकेशन में किसने दिया था, एयर ने ना। यस सर। इसमें कहा गया ए स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ इट इज आइदर एनालिटिकल ट्रू और एम्पिरिकली ट्रू ना। इसमें कहा गया कि कोई कथन तभी सार्थक है जब वो क्या हो, जब वो एनालिटिकली ट्रू हो, यानी टोटोलॉजी हो। और दूसरा कंडीशन कहा गया कि वो एम्पिरिकली वेरिफेबल हो, आनुभविक रूप से सत्यापनीय हो, है ना, आनुभविक रूप से सत्यापनीय हो। तो इसी बात का जो खंडन करते हैं थियरी ऑफ वेरिफिकेशन का, उन्होंने कहा कि इट इज नॉट अ टोटोलॉजी। ये मतलब विरोधियों ने कहा कि यह इट इज नॉट अ टोटोलॉजी, यह टोटोलॉजी नहीं हो सकता। इस बात पे उनको असहमति है। और एक कहा, और क्या कहा, इट इज नॉट एम्पिरिकली वेरिफेबल, यह आनुभविक रूप से सत्यापनीय नहीं है। तो आंसर AC हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन है ना, कौन कौन इसके विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं, मतलब थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन का। अच्छा ये बताइए, इट इज नॉट कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट वाला क्यों नहीं होगा। देखिए, कॉन्टिजेंट वाक्य क्या होता है, कभी ट्रू होता है, कभी फॉल्स होता है। तो वेरिफिकेशन प्रिंसिपल पर यह आरोप लागू नहीं होता ना। ये कॉन्टिजेंट कभी सही होता है, कभी गलत होता है, तो ये इस पे लागू नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट थियोरेटिकली वेरिफेबल, तो इसकी तो बात ही नहीं करता, इंट्यूटिव की बात भी नहीं होती। टोटोलॉजी और एम्पिरिकली वेरिफेबल की बात होती है, इसलिए आंसर AC होगा। अब देखिए, कौन कौन से हैं जो लोग इसका खंडन करते हैं ना। क्वाइन है ना, आइजिया बर्लिन है, CI लेविस हैं, CI लेविस, क्वाइन, आइजिया बर्लिन, ये सब क्या करते हैं, सत्यापन सिद्धांत का खंडन करते हैं। ठीक है। देखिए, क्वाइन का कहना है कि एक अकेले वाक्य का सत्यापन नहीं हो सकता। सत्यापन क्या होता है, पूरे सिद्धांत का होता है। इसीलिए क्वाइन की एक थियरी है होलिस्टिक थियरी, है ना। सत्यापन सिद्धांत की एक पूर्व मान्यता है, क्या है कि यह इसमें बताया जाता है कि भाषा का एकमात्र कार्य सूचना देना होता है। वेरिफिकेशन थियरी में भाषा का क्या काम बताया गया है, सूचना देना। लेकिन भाषा के अनेक कार्य भी हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक कप चाय दो, तो इसका मतलब केवल सूचना नहीं देना है ना। तो लेटर विटगेंस्टीन ने जब उपयोग का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने भी इस सिद्धांत का खंडन किया कि भाषा के कई सारे उपयोग होते हैं, केवल सूचना देना नहीं होता। इसलिए आंसर AC हो जाएगा। For Spinoza, everything is substance or requires substance as the basis because it has attributes of। देखिए क्या है, स्पिनोजा के अनुसार प्रत्येक चीज द्रव्य है अथवा इसके आधार के रूप में द्रव्य की आवश्यकता है, क्योंकि इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। केवल विस्तार, केवल विचार, न विचार न विस्तार, दोनों विशेषताएं अनंत हैं, परंतु हम मानवों के लिए उनमें 2 ही ज्ञेय हैं।
क्या आंसर होगा? डी एंड ई होगा सर। डी एंड ई। हाँ, थॉट और एक्सटेंशन द्रव्य के ये दो गुण हम जान सकते हैं ना। और डी एंड ई, यस, एट्रीब्यूट आर इनफाइनाइट, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, बट ओनली टू आर नोबल बाई अस ह्यूमंस। हम दो ही जानते हैं, एक थॉट और एक्सटेंशन। थॉट मतलब ये कॉन्शियसनेस का, एक्सटेंशन मतलब मैटर का, जड़ का, है ना। डी ई होगा। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सपोर्टेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को सपोर्ट कौन करता है? सामाजिक समझौते सिद्धांत को कौन मानता है? क्या होगा? ACD। लॉक, हाँ, हॉब्स, रूसो। बार्कले नहीं होंगे, लॉक हॉब्स रूसो होंगे। हाँ, हॉब्स लॉक रूसो। अच्छा, हॉब्स लॉक रूसो। तो इन दोनों का, इन तीनों लोगों का आपको पता है डिफरेंट क्या क्या होता है, या फिर बताना है? नहीं, हाँ, बता दीजिए। अच्छा, बता दिए ना। देखिए, हॉब्स लॉक रूसो, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिखिए थिंकर। क्या लिखिए? थिंकर। मतलब कौन कौन से हैं यहाँ पे? थिंकर नहीं, थिंकिंग लिख लीजिए, मतलब इनके विचार ना, थिंकिंग, ये विचार लिख लीजिए, कौन कौन से विचार हैं। और यहाँ पर लिखिए थॉमस हॉब्स। हॉब्स, HOBBES, हॉब्स लिखिए। फिर लिखिए लॉक, LOCKE, लॉक। फिर लिखिए, कौन बच गए? रूसो, ROUSS EAU। देखिए, डिफरेंट हम लोग देखेंगे। तो पहला यहाँ पे इनके जो ग्रंथ हैं, वर्क हैं ना, मेजर ग्रंथ। तो हॉब्स की क्या बुक है? लेवियाथन है। लेवियाथन है, ये तो आप जानते हैं, ये तो हम ऐसे ही लिखवा दिए, लेवियाथन है। लॉक की बुक का नाम है टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, TWO, टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, यस। और रूसो की बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यही है। क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या डिफरेंट हम बोलेंगे? ये स्टेट ऑफ नेचर, मतलब मानव की प्रकृति, नहीं, मानव की प्राकृतिक अवस्था। यहाँ पे लिख लीजिए, मानव की प्राकृतिक अवस्था के बारे में इनके क्या विचार हैं? मानव की प्राकृतिक अवस्था ना, नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमंस। तो हॉब्स कहते थे कि देखिए, मनुष्य जो है, जो शुरुआत में क्या था, अराजकता, भय से भरा हुआ था। लाइफ इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रस्टिस एंड शॉर्ट। इसमें क्या क्या था? एकदम भय था, अराजकता थी, है ना। भय, अराजकता, यस। और लॉक क्या कहता था? लॉक कहता था कि मनुष्य तो शांति प्रिय प्राणी है, लेकिन संपत्ति विवाद के में से संघर्ष होता था। ये बोलता था, लॉक बोलता है, ह्यूमंस आर रीजनेबल बट कॉन्फ्लिक्ट अराइज ओवर प्रॉपर्टी। शांति प्रिय हैं और संपत्ति विवाद भी है, संपत्ति विवाद है। इतना क्लियर है? यस सर। और रूसो क्या बोलता है? ये बोलता है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, समाज उसे बंधन में डाल देता है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंस। मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा है। ये बोलता ना, स्वतंत्र था, स्वतंत्र था लेकिन बेड़ियों से जकड़ा था। अब आइए, तीसरा पॉइंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे इनका क्या है, ये पूछा गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उद्देश्य क्या है, पर्पज ना, पर्पज, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज क्या है। तो हॉब्स कहते हैं कि देखिए, इसका पर्पज था सुरक्षा व्यवस्था के लिए अब्सोल्यूट पावर एक स्टेट को दे देना, टू स्केप कोएस एंड इंश्योर सिक्योरिटी बाय सरेंडरिंग ऑल पावर्स टू सॉवरेन। मतलब हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम अपना पूरी की जिम्मेदारी किसको दे दिए? स्टेट को दे दिए, है ना, कंप्लीटली। मतलब यहाँ पे था एब्सोल्यूट मोनार्की,
यहाँ पे क्या हमने बताया कि एब्सोल्यूट पावर किसको दे दिए, स्टेट को दे दी ना। सरेंडरिंग ऑल पावर्स लिखिए, सरेंडरिंग ऑल पावर्स। सर आपके पास अब कोई, हाँ क्या किस सरेंडर किसके पास? क्या कस्तूरी? सर ये जो सरेंडरिंग बताए थे ना पावर को, किसके लिए? स्टेट के लिए? हाँ, ये कहता है हमने स्टेट को सारी पावर दे दी, सरेंडरिंग ऑल पावर्स टू अ सॉवरेन। टू अ सॉवरेन मतलब स्टेट को, यानी संप्रभुता को, ठीक है, टू अ सॉवरेन। ओके। लॉ कहता है नहीं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, है ना। ये हॉब्स कहता था सुरक्षा व्यवस्था के लिए, लॉ कहता है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के लिए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के लिए, ठीक है। और रूसो कहता है कि सामूहिक भलाई, जनरल विल, कॉमन गुड के लिए, सामूहिक भलाई के लिए, कॉमन गुड के लिए, ठीक है, यस कॉमन सर। गुड के लिए। अब ये लिखिए जो 4 नंबर पे, नेचर ऑफ सॉवरेंटी ना, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, राज्य का स्वरूप कैसा होगा, नेचर ऑफ सॉवरेंटी, सत्ता का स्वरूप। तो हॉब्स कहता है एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए, पूर्ण राजसत्ता, एब्सोल्यूट मोनार्की, पूर्ण राजसत्ता। लॉ कहता है नहीं, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए, लिमिटेड, सीमित सरकार होनी चाहिए। और रूसो कहता है नहीं, पॉपुलर सॉवरेंटी होनी चाहिए, यानी कि लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए, पॉपुलर सॉवरेंटी, पॉपुलर सॉवरेंटी, ठीक है। चलिए अब आइए एक राइट ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के अधिकार क्या क्या हैं, अधिकार के बारे में, नागरिकों के अधिकार। तो हॉब्स क्या कहता है इस बारे में? हॉब्स कहता है कि कोई अधिकार नहीं है, सभी अधिकार शासक को दे दिए गए हैं, देयर इज नो राइट टू रिवोल्ट, विद्रोह के लिए कोई आपके पास राइट नहीं है। यस, वेट अ मिनट, के पास कोई राइट नहीं है ना, सभी अधिकार हमने राज्य को दे दिए हैं, नो राइट टू रिवोल्ट। लॉ क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं अधिकार सुरक्षित रहते हैं, यदि सरकार उनका उल्लंघन करे तो विद्रोह कर सकते हैं, राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट अनजस्ट गवर्नमेंट ना। यदि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो क्या करेंगे, विद्रोह का अधिकार है, ठीक है, राइट टू रिवोल्ट है। ओके। और रूसो क्या कहेंगे? रूसो कहेंगे व्यक्ति अपने हित को सामूहिक हित में मिला देता है, इंडिविजुअल विल मर्ज इनटू जनरल विल, यहां पे जनरल विल की बात होती है, ठीक है। अब आइए देखिए, ह्यूमंस का नेचर देखें, मानव स्वभाव देखें तो क्या बोलेंगे, ह्यूमंस नेचर। हॉब्स कहते हैं कि उस टाइम पे मनुष्य सेल्फिश था, वायलेंट था, स्वार्थी था, हिंसक था ना। हॉब्स कहेंगे सेल्फिश था और वायलेंट था। और लॉक बोलेंगे रेशनल एंड कोऑपरेटिव था, तर्कसंगत और सह अस्तित्ववादी था, तर्कसंगत था और सह अस्तित्ववादी था, यानी कोऑपरेटिव था। और रूसो बोलेंगे कि व्यक्ति मूलतः अच्छा है, बेसिकली गुड, बट करप्टेड बाय सोसाइटी, लेकिन समाज उसे भ्रष्ट बना देता है। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट देखा। एक बार प्रश्न क्या आया था, ये इस पे आया था कि नेचर ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए, तो यहाँ एब्सोल्यूट मोनार्की है, आपके पास राइट टू रिवोल्ट नहीं है, लाक कहते हैं राइट टू रिवोल्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर लगा लीजिए फिलहाल, कौन सा लगाएंगे, ए सी डी, ठीक। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू प्लेटोज फिलोसफी, प्लेटो के दर्शन में कौन सही नहीं है, इसका क्या होगा? हम्म
देखिए पहला है द आइडियल सोसाइटी फॉर्म्स अ कंप्लीट यूनिटी, आदर्श समाज पूर्ण एकता को प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटो सपोर्ट राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्लेटो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को मानते थे क्या? नहीं सर। देखिए हाँ, तीसरा है द स्टेट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ सिविलाइजेशन, इसका मतलब सभ्यता के उपकरण के रूप में राज्य शैक्षणिक संस्था है। डी है लॉज आर नेसेसरी टू रियलाइजेशन ऑफ आवर ट्रू गुड, हमारे वास्तविक सुख की अनुभूति के लिए कानून आवश्यक है। अब आइए देखते हैं, देखिए प्लेटो की बात करें तो प्राइवेट गुड को मानते थे कि नहीं मानते थे, इस पे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? प्लेटो के अकॉर्डिंग कितने तरह के सिटीजन्स होते थे? क्यों याद है? 3 तरह के होते थे ना? याद नहीं है सर, बोल अरे दीजिए तीन ना। 3 तरह के होते थे, एक उत्पादक वर्ग प्रोडक्ट, हाँ, एक सैनिक वर्ग और और एक बौद्धिक वर्ग जो राजा का था ना, नहीं? यस सर। एक व्यापारी, एक सैनिक और एक दार्शनिक, 3 टाइप्स की कैटेगरी थी वहां पे। तो वो बोलते थे प्लेटो कि देखिए जो सैनिक है, जो आर्म्ड है, जो फोर्सेस हैं, उनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, जो फिलोसोफर उनको भी राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, और जो व्यापारी हैं, है ना, उनको राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो केवल और केवल व्यापारी वर्ग के पास क्या है, संपत्ति का अधिकार है और किसी के पास नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को द आइडियल सोसाइटी फॉर्म्स नहीं, प्लेटो सपोर्ट राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसमें संदेह है, डाउट है ना कि क्या है। तो वैसे तो हम मानेंगे कि नहीं है, केवल एक वर्ग को देते थे, है ना, ठीक है। ये ऐसे उत्पादक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, और यहाँ दार्शनिक या राज शासक वर्ग है, शासक वर्ग है, ओके। इसका जो था ये आर्थिक तत्व था, इकोनॉमिकल फैक्टर, आर्थिक तत्व। और सैनिक का क्या है? सैनिक तत्व ना, सैनिक तत्व। फिलोसफर का क्या है? ये दार्शनिक तत्व, ओके। इसमें क्या होता था? क्षुधा, इसका वो है क्षुधा, इसमें होना चाहिए साहस, क्षुधा मतलब अर्निंग करने की। और इस दार्शनिक में क्या होना चाहिए? इंटेलेक्ट, विवेक होना चाहिए, विवेक। ये तो चाहे ऐसे ऐसे बना सकते हैं। तो फिलहाल ये दूसरा जब गलत हो जाएगा तो बी हटाइए, और एक्चुअली में ना ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, इसमें कोई आंसर दिया ही नहीं गया है, ठीक है। जब दूसरा हटाएंगे तो ए सी डी हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं है। आदर्श समाज को पूर्ण एकता प्राप्त करनी चाहिए, और सभ्यता के उपकरण के रूप में राज्य एक शैक्षणिक संस्था है। तो हटा दीजिए, ये कुछ कुछ गड़बड़ हो गया था इसलिए डिलीट हो गया है ना, क्योंकि इसको माने कि ना माने समस्या है ना दूसरे वाले को, क्यों, ठीक है। आइए नेक्स्ट करें। अकॉर्डिंग टू ह्यूम द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज इज, ह्यूम के अनुसार प्रत्ययों का साहचर्य निम्न है। तार्किक अनिवार्यता है, देखिए लॉजिकल नेसेसिटी है, साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है, सोशियोलॉजिकल नेसेसिटी है, मैथमेटिकल नेसेसिटी, इमोशनल नेसेसिटी। प्रत्ययों के साहचर्य क्या है? तो हम सभी जानते हैं ना, साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है, मनोवैज्ञानिक अनिवार्यता है। तो इसका दूसरा लगाइए, ओनली बी, ओके। यस सर। आइए नेक्स्ट करते हैं, मनोवैज्ञानिक अनिवार्यता। देखिए आइडेंटिफाई द फैल्सी in the given statement is you must agree that Times of India is best daily newspaper। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया जो दैनिक समाचार पत्र है से एग्री होना चाहिए। इन द सिटी बिकॉज, क्यों? 70% पीपल रीड इट, क्योंकि 70% लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या है, आपको इससे सहमत होना चाहिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया शहर का सबसे अच्छा अखबार है, क्योंकि 70 होना चाहिए, 70% लोग इसको पढ़ते हैं। क्या होगा? बी। हाँ, ये है लोकोत्तेजक युक्ति। लोकोत्तेजक इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम, मतलब जो सब कर रहे हैं
वही हम भी करेंगे ना। जैसे क्या हो है ना, एक बार हमारे गुरुजी एक क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे कि एक 100 भेड़ी थी, कितनी भेड़ी थी, 100 सिप थी ना, और उसमें एक भेड़ी को निकाल के एक कमरे में ऐसे डाल दिया गया, ठीक है, इस रूम में दरवाजा नहीं था, तो बताइए यहाँ कितनी भेड़ी बची, भेड़ी जानते हैं, तो कितनी बचनी चाहिए। समझ हाँ, में नहीं। अरे भेड़ी नहीं नाम सुनी हो, जिसके इस भेड़ की मीन्स क्या होता है, शीप होता है ना, शीप माने भेड़, हाँ हाँ सुने हो हाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ। अगर यहाँ 100 सीप्स हैं, 100 सीप्स है, और एक को निकाल के यहाँ अलग कर दिया गया, तो यहाँ कितने बचे। एक भी नहीं, एक भी नहीं, क्यों वो जहां सब उसके एक पीछे जाएगी चली वहां सब चल जाएंगी। जाएंगे। एक जाएगी मतलब एक, जिधर उनका रुख हुआ तो कोई बचेगा नहीं, सब के सब चले जाते हैं, तो इसीलिए वहां एक भी नहीं बचेगा, है ना। तो यहाँ पे वही है कि अगर 70% लोग मान रहे हैं तो आप भी मानिए, ऐसा है, तो ये आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलस ना, ये है, ये किस में आता है, ये फैल्सी ऑफ रिलीवेंस में आता है। फैल्सी ऑफ रिलीवेंस में कितने पॉइंट आते हैं, 7 फैल्सी आती हैं, कौन कौन सी, द फैल्सी टू द पॉपुलस, अपील टू द इमोशन, रेड हेयरिंग, स्ट्रॉमैन, अटैक ऑन द पर्सन, द अपील टू द फोर्स, मिसिंग द पॉइंट, इररिलेवेंट कंक्लूजन भी कहते हैं मिसिंग द पॉइंट को। तो आंसर होगा ओनली बी। क्लियर है कुछ, या फिर और कोई एग्जांपल दिया जाए, ये सर समझ में है ना। आया। हाँ, ओके ओके मरीम। नेक्स्ट, द कैटेगरिकल सिलोजिज्म है मेजर टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन। देखिए बोल रहा है कि मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है, बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन मेजर प्रेमिसेज, लेकिन मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है या अव्याप्त है, इज इनवैलिड या इनवैलिड है, एंड हैविंग द फैल्सी नोन एज, और इस फैल्सी को क्या कहेंगे, देखिए हिंदी में ना, मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है, पी व्याप्त है, लेकिन आधारिका में व्याप्त नहीं है, तो क्या कहेंगे, फैल्सी ऑफ, हम्म, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, ना 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 ना, अरे नहीं तो, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक बार पूरा पढ़िए एकदम, तुरंत कर लेंगे। सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मुख्य पद होगा। हाँ हाँ हाँ, मुख्य पद ना, ये कह रहा है कि अगर अगर निष्कर्ष में आपका मुख्य पद व्याप्त नहीं है और आधार वाक्य में हाँ सॉरी, निष्कर्ष में मुख्य पद व्याप्त है और आधार वाक्य में नहीं व्याप्त है, तो अव्याप्त मुख्य पद का दोष होगा ना, कहाँ गया, यस मुख्य सर। पद, हाँ, अवैध मुख्य पद का दोष पहला हो जाएगा ना। अगर यहीं पे मुख्य पद की जगह मुख्य पद होता तो मुख्य पद दोष हो जाता। और ये मिडिल टर्म की फैल्सी कब होती है, जब दोनों आधार वाक्यों में एक भी बार मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कम से कम एक बार मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तब वो हो जाता है, तो आंसर पहला होगा ना। यस सर। हाँ ठीक है, सर हमें कुछ पूछना है इसमें। हाँ पूछो पूछो, सर हमें ये पूछना या है कि एग्जाम्पल करके बताएं, ना समझ आएगा तो, हाँ पूछिए। सर हमें ये पूछना है कि जब जो है हमारा जो है एस या पी कंक्लूजन में सर डिस्ट्रीब्यूट होगा या जब जो है हमारा में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऊपर प्रीमाइसेस में। मरियम, जब ना कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, जब कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा और लेकिन यहाँ पर आधार वाक्य में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, तब ये वाली फैल्सी होती है ना। जैसे देखिए, जैसे हम ये एक लिख रहे हैं, बताइएगा, एम पी एस एम, तो ये, और कंक्लूजन में लिखिए एस पी, मान लीजिए ये ओ है, क्या है, ए है, ये ए है, ये ओ है और ये ओ है, तो चलिए देखिए ओ में कौन सा डिस्ट्रीब्यूट रहता है, फर्स्ट या सेकेंड, हाँ सेकेंड ना, पी डिस्ट्रीब्यूट है, यस। अच्छा ओ में पूछे सर, हम ए में बता रहे थे ऊपर। हाँ ओ यस में सर। बताइए, कंक्लूजन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूट है, सर प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ओके गुड। और फर्स्ट प्रेमिस यानी मुख्य आधार वाक्य में कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए है तो फर्स्ट होगा,
फर्स्ट होगा ना? यस सर। हाँ, ओ में सेकंड होगा, यानी ये एम डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ध्यान से देखिए, कंक्लूजन में आपको पी डिस्ट्रीब्यूट दिख रहा है, लेकिन आधार वाक्य में पी डिस्ट्रीब्यूट दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा है ना, तो इसी को कहते हैं अव्याप्त या अवैध है, अव्याप्त मुख्य पद का दोष ना, फैल्सी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर टर्म। क्यों? मुख्य पद दोष कहिए, अव्याप्त साध्य पद का दोष कहिए ना। यस सर। सर इसका हाँ। मतलब है हमारे ऊपर प्रमाणित में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ना, लेकिन हम ऊपर नहीं देखना है, कंक्लूजन देखना है। यस, कंक्लूजन देखना है। यस सर, यस सर। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, और नहीं तो आगे बढ़े। बीसीडी भी अच्छा, बीसीडी, ओहो, एकांतिक आधारिका का दोष। एकांतिक मतलब क्या होता है अनूप, जरा देखिए, फैल्सी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेज। फैल्सी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेज कब होता है, कोई बताएगा? देखिए, अगर किसी को बताना हो तो बताइए, फैल्सी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेज कब होता है? जब किसी युक्ति के, किसी आर्ग्यूमेंट के दोनों प्रेमिसेज, दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हो। लिख लीजिए, दोनों आधार वाक्य जब निषेधात्मक हो तब ये वाली फैल्सी हो जाती है। मतलब दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं हो सकते, अगर हो गए तो क्या होगा? तो ये वाली फैल्सी हो जाएगी, फैल्सी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेज हो जाएगा। बोलिए, क्लियर? यस सर। ऐसे ही ये इलिसिट माइनर का है। इलिसिट माइनर का जैसे एक एग्जांपल फिर लिख देते हैं, ए, यहाँ पे लिखिए पी एम और एम एस, यहाँ पे लिखिए एस टी। चलिए, ये है निष्कर्ष में, कंक्लूजन में एस डिस्ट्रीब्यूट है, फर्स्ट प्रेमिस में ये वाला डिस्ट्रीब्यूट है जहां टिक कर रहे हैं, और सेकंड में ये वाला डिस्ट्रीब्यूट है। तो जरा देख के बताइए कि कंक्लूजन में माइनर टर्म, इसको बोलते हैं अमुख्य पद या पक्ष पद या उद्देश्य पद, पक्ष पद या उद्देश्य पद। बताइए कंक्लूजन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूट है, माइनर टर्म या मेजर टर्म? माइनर टर्म। माइनर। हाँ, आधार वाक्य में मेजर माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूट है क्या? आधार वाक्य में देख के बताइए। नहीं। नहीं ना, तो ये फैल्सी ऑफ इलिसिट माइनर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? यस सर। क्लियर? यस सर। ऐसे ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म का क्या होता है? जैसे हम कह दें कुछ अभिनेता स्नातक हैं, सीधे सीधे अब वो ये लिख देते हैं आई, ऐसे देखिए, ये है आई का लिखिए पी एम एस एम और एस पी ना, ये आपको करना है। चलिए, आई में कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होता है, बोलिए? सर दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई व्याप्त नहीं है। यहां भी कोई व्याप्त नहीं है, और ए में ओनली यस व्याप्त है। तो बताइए, कम से कम मिनिमम वन टाइम मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो ये फैल्सी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म हो जाएगा। बोलिए, क्लियर? यस। हाँ, अब ऐसे फैल्सी ऑफ फोर टर्म्स जो होता है, इसको बोलते हैं चतुष्पदी दोष। जब 3 पद के अलावा चौथा पद प्रयोग हो तब इसको बोलते हैं चतुष्पदी दोष। इसको भी एग्जांपल करके बताएं, कर लेंगे, मतलब समझ जाएंगे। यस सर। हाँ, तो आंसर ये लगाइए। चलिए, सबको समझ आ गया? आइए, in Kant's transcendental procedure, the unity of self-conscious is presupposed by the categories as the categories are presupposed by, है ना? अच्छा, ये जो फैल्सी आपको पढ़ना हो तो आदरणीय गुरुदेव अविनाश तिवारी सर की बुक है तर्कशास्त्र के सिद्धांत, पेज नंबर 152 ओपन करिएगा और पढ़ लीजिएगा ना। चलिए, हम सोचे थे सर ऐसे वाला इतना तक क्यों नहीं बोले थे ये बात। हाँ, तो याद दिलाना चाहिए ना। हाँ, आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए और बताइए, हिंदी में देखिए। कांट की इंद्रियातीत प्रक्रिया में आत्म चेतना की एकता बुद्धि विकल्पों द्वारा वैसे ही पूर्वकल्पित है जैसे बुद्धि विकल्प किसके द्वारा पूर्वकल्पित हैं? बुद्धि विकल्प अनुभव द्वारा पूर्वकल्पित
है ना, ये दूसरा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस, ओके, एक्सपीरियंस, तो आंसर ओनली बी। ये क्या हो रहा है? हाँ, नेक्स्ट देखिए, अ पैटर्न ऑफ इंडक्टिव इन्फ्रेंस in which it is concluded that when one phenomena varies consistency with some other phenomena is some manner there is some causal relation between the two phenomena is called, oh ये क्या है, ये क्या आ गया है? मिल की विधियां सर है ये तो। यही तो मिल की विधियां हैं, बहुत बढ़िया। तो मिल की विधियां 5 हैं, 5 एक्सपेरिमेंटल मेथड, मिल की प्रायोगिक विधियां 5 हैं। अब इसमें से आपको बताना है, क्या बताना है कि आगमनात्मक अनुमान का वह नमूना जिसमें यह निष्कर्ष होता है कि जब कोई एक घटना अन्य घटना के साथ सुसंगति के साथ कुछ मामलों में परिवर्तित होता है तो इन दोनों में कुछ कारणात्मक संबंध होता है। तो इस संबंध को क्या बोलते हैं? हाँ, ये सहगामी, हाँ, ये कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन बोलते हैं, है ना, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, इसका जब कारणात्मक संबंध होता है तो ऐसा होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल करके अगर कोई देखिए, इसमें दो तरह का कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन, दो तरह का होता है। एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है, इसको बोलते हैं अनुलोम परिवर्तन, परिवर्तन। एक होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट, इसको बोलते हैं प्रतिलोम। अब आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए, अनुलोम का मतलब ये हो गया कि जैसे ताप, जो थर्मामीटर होता है उसका टेम्परेचर जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका पारा ऊपर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे पारा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, मैच्योर होते जाते हैं ना। मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है। तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। जैसे आपके पास आइस है, बर्फ है, को लीजिए, बर्फ में जितना तापमान टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बर्फ पिघलती जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए गोल्ड आप लोग सुने होंगे, देखे भी हैं सब लोग। तो गोल्ड अगर किसी का इसका प्राइस गिर जाए ना तो इसका जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, नहीं, जल्दी जल्दी सब लोग खरीदने लगेंगे, है ना। तो ये है इनडायरेक्ट वेरिएशन। कुछ समझ में आया? इसमें विलोपन नहीं होता, इसमें एलिमिनेशन नहीं होता। बाकी जो 4 विधियां हैं उसमें एलिमिनेशन होता है, उसमें क्या होता है, विलोपन होता है। मतलब कई सारी कंडीशन दे रहेंगी, एक और को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो बचेगा वही कारण कार्य संबंध निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। कुछ बात समझ में आई क्या? ये सर समझ में आया, आप इतना क्यों समझ में नहीं आया? हाँ वही तो, हाँ सर ये तो अभी आप बता रहे हैं कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन का बता रहे हैं ये। हाँ, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन का ही तो बता रहे हैं, इसमें विलोपन नहीं होता, एलिमिनेशन नहीं होता। क्या दिक्कत है? तो सर जॉइंट मेथड, ज्वाइंट मेथड, ओहो, ज्वाइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, अन्वय और व्यतिरेक की संयुक्त विधि बोलते हैं। उसमें अन्वय भी होता है, व्यतिरेक भी होता है ना। वो अन्वय जो पढ़े हो और व्यतिरेक पढ़े हो उसमें दोनों चीजें हो जाती हैं, तब होता है वो, उसमें भी विलोपन होता है। मरियम, हाँ यस सर। देखिए, इसका एग्जाम्पल एक है कि पानी से होने वाला ज्वर, जहां दलदल रहता है और जहां दलदल नहीं है वहां ज्वर नहीं होता। यानी पानी से जो बुखार होता है, हाँ ये कैसे एग्जाम्पल है? एक एग्जाम्पल है कि ओस की बूंदें जब टेम्परेचर पड़ता है तो शीघ्रता से निकलने वाले स्थानों पर एकत्रित हो जाती हैं और वहां नहीं रहती,
तो तापमान शीघ्रता से नहीं निकलती है, यानी अनुपस्थिति हो जाती है, ऐसा है। तो इसमें क्या होता है कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन में ना, देखिए पूर्ववर्ती अवस्था और उत्तरावर्ती अवस्था में सहगामिता होती है। एंड अटेंसेंडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट राइजिंग एंड फॉलिंग टुगेदर इन न्यूमेरिकल कॉन्कॉमिटेंस आर टू बी हेल्ड। नहीं, ये नहीं है, देख लीजिएगा ये। क्या बता ही दें, पेज नंबर बता देते हैं 378, या ना समझ आए तो फिर बता देते हैं, बोलो। पढ़ के आना, नहीं समझ आएगा तो बताएंगे। यस सर, यस सर। हाँ, नहीं समझ आए तो पक्का पूछ लेना ना। ज्वाइंट मेथड इसको बोलते हैं अन्वय विधि, और मेथड ऑफ डिफरेंस इसको बोलते हैं व्यतिरेक विधि। ये व्यतिरेक विधि, अन्वय विधि में कारण से कार्य और कार्य से कारण दोनों होता है, और व्यतिरेक विधि में ऐसा नहीं होता ना। व्यतिरेक विधि का प्रयोग कार्य का अनुमान करने में किया जाता है, कारण का अनुमान करने में नहीं, है ना। जो व्यतिरेक विधि है वो प्रयोग की विधि है। ये डिफरेंस, ये प्रयोग की विधि है, ये पूछता है, ये प्रयोग की विधि है। और ये और सॉरी व्यतिरेक को बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, अन्वय को बोलते हैं मेथड ऑफ एग्रीमेंट, जॉइंट नहीं, मेथड ऑफ एग्रीमेंट। मेथड ऑफ एग्रीमेंट को अन्वय बोलते हैं, यह निरीक्षण की विधि है। चलिए आंसर क्या होगा, आंसर केवल बी होगा। आगे बढ़े। हाँ यस यस सर, यस सर। हाँ। Who among the following classical Indian thinkers belong to न्याय स्कूल? न्याय दर्शन से संबंधित व्यक्ति कौन है, कौन है? गंगेश सर, सर दिखाइए तो। हाँ देख लीजिए। ये सर कौन है? हाँ जय- कौन है? गंगेश हैं, चलिए गंगेश हो गए। ये जयंत गंगेश भट्ट हैं। हाँ, और ये धर्मराजा धुरेंद्र हैं, ये विमल कीर्ति हैं। देखिए न्याय स्कूल से कौन रिलेटेड है, तो ये जयंत भट्ट है ना। जयंत भट्ट की इस बुक का नाम हम लोग जानते हैं, न्याय मंजरी, है ना, न्याय मंजरी। और गंगेश हैं, ये फाउंडर ऑफ नियो स्कूल ऑफ न्याय, मतलब नव्य नैयायिक हैं, है ना, गंगेश उपाध्याय। इनकी बुक का नाम क्या है, तत्व चिंतामणि ना। तत्व चिंतामणि बंगाल में भी पूछा था। तत्व, ये आपको मतलब बुक याद रहना चाहिए ना, बार बार सुन लेंगे तो याद रहेगा, इसलिए बता देते हैं। गुस्साइएगा नहीं कि बता दे रहे हैं बुक ना। जी सर। तो ये गंगेश की तत्व चिंतामणि है ना। एक है पक्षधर मिश्र, कौन है, जयदेव उनका नाम था। क्या नाम था, जयदेव। इन्हीं का नाम पक्षधर था। पक्षधर इनका इसलिए नाम पड़ गया ना, इनसे कोई अगर बहस कर लीजिए, कुछ छेड़ दीजिए इनको, तो ये पक्ष भर उसको समझाते रह जाते थे। पक्ष भर मतलब एकदम जब तक जान ना निकल जाए। जान का मतलब कई घंटे, है ना, ये पूरा पहर बीत जाता था। तो इनका नाम पक्षधर पड़ गया। तो इन्होंने तत्व चिंतामणि पर एक टीका लिखी ना, आलोक नामक टीका लिखी। आपको नाम ये नहीं याद रखना है, बस जयदेव नाम याद रखना है। पक्षधर मिश्र इनका नाम है, ये भी नव्य नैयायिक हैं। आइए, धर्मराजा धुरेंद्र और विमल कीर्ति। विमल कीर्ति ये बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध ना, बौद्ध हैं, बौद्ध हैं। और धर्मराजा धुरेंद्र कौन है, नहीं ये अद्वैत वेदांती हैं। इन्होंने, इनकी बुक का नाम जल्दी बताइए, किसी को याद है? धर्मराजा धुरेंद्र का कोई किताब है क्या, पता नहीं है भी कि नहीं, हम लोग ऐसे ही वेदांत परिभाषा। वेदांत हाँ, परिभाषा। अरे वाह वाह पौल सर वाह। इनकी नाम, बुक का नाम है वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा। अगर आपको अद्वैत वेदांत की एपिस्टेमोलॉजी पढ़नी हो, ज्ञान मीमांसा पढ़ना हो, तो धर्मराजा धुरेंद्र की वेदांत परिभाषा पढ़नी चाहिए। अगर आपको अद्वैत वेदांत का एपिस्टेमोलॉजी, ये हो गया ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स पढ़ना हो, तत्व मीमांसा पढ़ना हो, तो आपको पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए, वेदांत सार। तत्व मीमांसा के लिए वेदांत सार। वेदांत सार किसका है? सदानंद जोगिंद्र। हाँ, सदानंद, सदानंद ना। आइए, ये वेदांत परिभाषा इनका है, तो आंसर हो जाएगा एसी ना। क्यों, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। हाँ वही तो, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आइए ये देखिए, सर लेकिन अभी तो विच आपने ये भी है धर्मराजा धुरेंद्र, तभी हमने
टिक लगा लिया। हाँ बहुत अच्छे, धर्मराजा धुरंधर को नहीं भूलना है, ये अभी मिलेंगे बहुत बार। चलिए ये बताइए विच, हाँ ये क्या है, which of the which of the following means of knowledge are accepted by न्याय स्कूल, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान के साधन न्याय मत द्वारा स्वीकार्य हैं, बताइए। प्रत्यक्ष मानता है कि नहीं मानता, अनुमान मानता है कि नहीं मानता, उपमान मानता है कि नहीं मानता, अर्थापत्ति मानता है कि नहीं मानता, क्या है? ये बस अनुमान और उपमान। हाँ ए बी सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये धर्मराज ये नहीं, न्यायिक न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान ना, परसेप्शन, इन्फरेंस, टेस्टिमनी, कंपैरिजन। ओके, तो आंसर ए बी सी। अर्थापत्ति को ये लोग नहीं मानते। अर्थापत्ति को कौन मानते थे? अर्थापत्ति को मानते थे प्रभाकर, अर्थापत्ति को मानते थे शंकर, अर्थापत्ति को मानते थे कुमारी। तो ये 3 लोगों का नाम ये अर्थापत्ति को मानते थे, ठीक है। अब आइए, ये कंपैरिजन, एक नैयायिक है भा सर्वज्ञ, क्या नाम है? भा सर्वज्ञ। भा सर्वज्ञ की किताब, आप 2 किताब है, आप अभी बाद में बताइएगा। ये कहते हैं हम उपमान को इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानेंगे, ये उपमान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। तो भा सर्वज्ञ के अकॉर्डिंग 3 ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। तो फिलहाल न्याय पूछा है तो आपको ज्यादा ज्ञान बधारने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप लगा दीजिए एबीसी, है ना? क्यों? तो तो बता ही दिया था ABC बस। हाँ, अब इनकी किताब का नाम कौन बताएगा? न्याय सार, इनकी किताब का नाम है न्याय सार। एक और क्या है, न्याय भूषण है क्या ना? न्याय भूषण ही है आई थिंक, तो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अर्थापत्ति क्या होता है? अर्थापत्ति उस अर्थ की कल्पना को कहा जाता है जिस अर्थ की कल्पना के बिना जो दिखाई दे अथवा जो सुनाई दे उसके अर्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब एक चलिए अर्थापत्ति जब आएगा फिर से हम लोग बात करेंगे। आंसर ए बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं ना, यहाँ भी ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी। Which of the following schools of thought maintain the absence, अभाव is known thought through अनुपलब्धि? ये बताइए क्या होगा? एसी। सर वेदांत। देखिए हिंदी में भी देख लीजिए, नहीं तो गड़बड़ नहीं करना है। अभाव को अनुपलब्धि से कौन जानता है? तो अभाव को अनुपलब्धि से जानते हैं वेदांत। वेदांत में अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत माने शंकर। और मीमांसा, मीमांसा में कौन? कुमारिल नहीं, कुमारिल ही, वैसे प्रभाकर नहीं ना। प्रभाकर अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ए एंड सी, यस गुड। न्याय के अकॉर्डिंग क्या होता है? अनुपलब्धि का ज्ञान कैसे होता है, जल्दी बताइए। अनुमान से। ओहो, गलत मत बताइए। वैशेषिक के अनुसार अनुपलब्धि का ज्ञान कैसे होता है? उल्टा बता दिए कस्तूरी, अनुमान से। अनुमान से होता है वैशेषिक और बौद्ध दोनों। ये लोग कहते हैं अभाव का ज्ञान हमें कैसे होता है? अनुमान से होता है, ठीक है, बाई इन्फ्रेंस होता है। ओके, अब नहीं भूलना है आगे, अभी के लिए माफ। ये कंफ्यूजन हो गया था सर, ये अनुमान या कंफ्यूजन, अच्छा, तो ये कंफ्यूजन हो गया था। तो एक कंफ्यूजन और बता रहे हैं। ये कल हम लोग बात किए थे क्या, समवाय। समवाय का ज्ञान न्याय कैसे कहता है और वैशेषिक कहते कैसे कहता है? ये भी एक कंफ्यूजन है ना। पता नहीं कल बात हुई थी क्या इस पे, कोई बताएगा? सर न्याय जो है प्रत्यक्ष से मानता है और वैशेषिक अनुमान से। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे मिला दो, वैशेषिक को ऐसे मिला दो। यानी कि न्याय कहता है अनुपलब्धि का ज्ञान प्रत्यक्ष से, न्याय कहता ज्ञान प्रत्यक्ष से, वैशेषिक कहता है अनुपलब्धि का ज्ञान अनुमान से, वैशेषिक कहता है समवाय का ज्ञान अनुमान से। कोई दिक्कत तो है? बोलिए। नहीं सर, दिक्कत तो नहीं, लेकिन आप बीच बीच जो 5th गियर में गाड़ी चलाते हैं ना, वो डर लगता है।
ओ चलिए अब धीरे धीरे चलेंगे। हाँ, तो एसी हो जाएगा। आप बताना जब, तभी आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। हाँ, क्या क्या मरियम? सर कह रहे हैं अब आगे बढ़िए। अच्छा हाँ, ये वही तो। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट बिलोंग्स टू न्याय स्कूल? न्याय दर्शन से कौन संबंधित है, कौन सी बुक? चलिए, क्या होगा? बी और सी हो जाएगा। डी। थर्ड होगा क्या सर? बी सी होगा। भला किसी का कर न बी सको तो सी बुरा होगा। किसी का मत करना, सुने हैं? अगर सही ना बताइए तो जी गलत सर। मत बताइए कि हमको कंफ्यूज मत करिए। नहीं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। तो चलिए, भाषा परिच्छेद किसकी है? भाषा परिच्छेद विश्वनाथ पंचानन की है। किसकी किताब है? विश्वनाथ पंचानन की है। इन्होंने दो किताब लिखा, एक भाषा परिच्छेद लिखा, एक न्याय सिद्धांत मुक्तावली लिखा। न्याय सिद्धांत मुक्तावली लिखा, दो किताब इन्होंने लिखा। मुक्तावली, ओके। किसने? विश्वनाथ पंचानन ने। एक किताब और लिखा था, आप दो ही याद रखिए। भाषा परिच्छेद एक्चुअली में देखा जाए तो वैशेषिक दर्शन से संबंधित है, और न्याय सिद्धांत मुक्तावली न्याय दर्शन से संबंधित है। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म अंतर है, तो इसको ध्यान नहीं देना है। भाषा परिच्छेद न्याय मान लीजिए। मांडुक्य कारिका गौड़पादाचार्य ने लिखा, शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पादाचार्य, ये तो है नहीं ना, ये नहीं होगा। न्याय, ये क्या है? न्याय मंजरी। न्याय मंजरी किसने लिखा? जयंत भट्ट ने लिखा, अभी अभी बात हुई थी, जयंत भट्ट ने लिखा। न्याय बिंदु किसने लिखा? धर्म कीर्ति ने धर्म लिखा। की। धर्म कीर्ति कौन है? बौद्ध विज्ञानवादी हैं। आंसर लगा दीजिए, बी और सी लगा दें क्या? यस सर। गौड़पादाचार्य का दो सिद्धांत आपको याद रखना है। क्या का? एक याद रखना है अस्पर्श योग, और एक याद रखना है अजातिवाद। ये दोनों किसका है? गौड़पादाचार्य का है। ठीक, आइए नेक्स्ट करें। यस सर। हम्म आपको एक चीज सोच के आना है कि ये मांडुक्य कारिका किस दर्शन से संबंधित है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, कल बताइएगा किस सर ये दर्शन से। स्पर्श अद्वैत योग के वेदांत। बारे में बता दीजिए तर थोड़ा सा। स्पर्श योग के बारे में? यस सर। मांडुक्य उपनिषद पर लिखी गई मांडुक्य कारिका। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम। स्पर्श योग ये है ना हिमांशी, जी सर। कि रही मन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही, जो जानत सो कहत नहीं, कहत सो जानत नाही। मतलब क्या है कि वो बात जब निरपेक्ष की हो, ब्रह्म की हो, तो वो कहने सुनने की बात नहीं है। जो कहता है वो जानता नहीं, और जो जानता है वो कहता नहीं। हाँ। जी सर। हम्म ये मत सोचना कि हम अपने से बोल दिए हैं। ये गुरुजी प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर अपनी बुक धर्म दर्शन में लिखे हैं। तो हम उसको पढ़े तो हमको मजा आ गया, हम याद कर लिए, तो ही आपको बता दिए। चलिए, है ना? हम नहीं। यस सर। हाँ, आइए, आंसर हो गया बी और सी। आइए ये देखिए, प्रकृति परिणामवाद, ब्रह्म परिणामवाद, आरंभवाद, अनित्य परमाणु कारणवाद, जल्दी जल्दी बताइए तो। प्रकृति, छठवें गेर में बताइए कस्तूरी। सांख्य सर। हाँ, प्रकृति परिणाम। सांख्य। ब्रह्म परिणामवाद किसको बोलेंगे? मनोज। रामानुज। हाँ, रामानुज को ब्रह्म परिणामवाद, इसी को बोलते हैं ईश्वर परिणामवाद ना। कोई बात नहीं, दोनों एक ही है। आरंभवाद बोलेंगे नैयायिक, और अनित्य परमाणु कारणवाद ये बौद्ध ना। यस। ये हाँ, अब आप खुद लगा लीजिए, एक का दूसरा कितने हैं, पहला हो गया क्या? जो भी हो, है ना? ठीक, आगे बढ़े ना। ये देखिए, ये क्या है? ख्यातिवाद है। अन्यथा ख्यातिवाद किसका है? न्याय का है सर।
हाँ, वह न्याय। अन्यथा ख्यातिवाद न्याय का है। विपरीत ख्यातिवाद कुमारी का है। अनिर्वचनीय शंकर का है। कर आख्याति प्रभाकर क्या है। आत्मख्याति किसका है। सर जो विज्ञानवाद ना आत्मख्याति। विज्ञानवाद का। यस गुड, बहुत विज्ञानवादियों का है। बौद्ध विज्ञानवादियों का है, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट करते हैं। अभिनव ये अन्यथा। अभिनव अभिनव अन्यथा मध्य मध्य मध्य, हाँ बहुत अच्छा। मध्य, हाँ। सात असत ख्याति सद असत ख्याति हमको नहीं याद है, किसका है। जैन का है शायद। चूड़ामणि। हाँ वेरी गुड, जैन का है। और सांख्य का भी है ना, अरली सांख्य। क्यों। हाँ, नहीं आपको अर्ली, अर्ली सांख्य या लेटर सांख्य बताइए तो। ये सर लैटर सर। हाँ, नहीं नहीं ये तो सांख्य का तो सत ख्याति है, हम लोग जानते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं बार बार, कौन अर्ली कौन लेटर ना। तो याद है तो बता दीजिए। हम्म? ये है वो होता है। देखिए किसका है, ये बता रहे हैं किसका है। प्राचीन सांख्य और रामानुज, ये दोनों का सत ख्याति है, ठीक है। प्राचीन सांख्य और रामानुज दोनों का सत ख्याति है। और सद असत ख्याति ये लेटर सांख्य हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े। उत्तर सर सांख्य। हाँ आगे बढ़ते हैं। ये रुको रुको बोलिए। रुको हाँ रुके हैं, ये रुक के। अच्छा सर ये अभी हिंदी में क्या फायदा। क्या। सर हिंदी में आप रुक जाते हो ना। हम रुके अच्छा रुके इंग्लिश में बोले थे। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, चलिए बताइए, थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज किसका होगा। जैन सर। जैन, ओके गुड। एक का तीन मिलाओ। मेटेरियलिज्म, भौतिक मटेरियलिज्म किसका होगा। चार बाग। चारवाक, चारवाक मिलाओ। और ए का तीन कहीं है, और हाँ बी का वन कहीं है, ए का तीन बी का वन। त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद किसका होगा। सर ये तो ऑप्शन। प्रभाकर का सर। हाँ प्रभाकर का, क्या कस्तूरी। सर ये तो हाँ ऑप्शन का नहीं है आप जैसे बताए। हाँ, इसका मतलब इक्वेशन डिलीट, इक्वेशन ड्रॉप। चलो ग्रेस मिल जाएगा तो। हाँ ग्रेस मिल जाएगा, हटा दो ना, ये जब ना मिले तो ड्रॉप। ओके। यस सर। हाँ ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए चारवाक का मिलाइए। जैनिज्म, बुद्धिज्म, मीमांसा। हम्म। चरवाक हेडोनिज्म। चारवाक का यस हेडोनिज्म सुखवाद हो जाएगा। जैनिज्म का क्या हो जाएगा, त्रिरत्न। त्रिरत्न बुद्धिज्म अष्टांगिक मार्ग मीमांसा अपूर्व वेरी न्याय गुड। हाँ मीमांसा अपूर्व। जैनिज्म का त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मोक्ष के मार्ग हैं। और अष्टांगिक मार्ग में क्या आता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो आगे सर बढ़े। हाँ बड़े में आ जाएगा। वो आपको याद करना है इसीलिए ना। देख लीजिए कौन सा आंसर हो, आप खुद ही देख लीजिए। एक का तीसरा, दूसरा होगा क्या, है ना। आगे बढ़े। हाँ हम्म। एक दिन आपको लिखवाएंगे त्रिरत्न, एक दिन आप लोग को लिखवाएंगे ट्रिनिटी, क्लासिकल इंडियन फिलोसफी में ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मतलब जो तीन तीन है सब ना। तो जैसे हाँ त्रिरत्न हुआ, त्रिलक्षण हुआ, त्रिस्वभाव हुआ ना, ऐसे ऐसे करके। आइए। मुनि त्रय हुआ, है नाटक ना। त्रय हुआ, ये भी सर। हाँ काफी कुछ आप लोग जानते हैं, उसमें कुछ चीजें और भी जानेंगे। सर कब। कभी लिखवा देंगे अब। हाँ चलिए। आप इसका डेट मत दीजिए ना। हाँ डेट नहीं दिया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, करवा देंगे। ये हो गया ना। हाँ ये बताइए, द रिपब्लिक किसकी बुक है। प्लेटो प्लेटो। प्लेटो। तो प्लेटो की सर। प्लेटो, प्लेटो। एक बार ही प्लेटो, दो बार नहीं। फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। शायद नोजिक न बेंथम। और पॉलिटिक्स।
एरिस्टोटल। स्टेटस है अरिस्टोटल एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, हाँ सर ये नॉजिक की है। नॉजिक, ये रॉबर्ट नॉजिक। ये नॉजिक की है, वेरी गुड। रॉबर्ट नॉजिक की है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। यस, नॉजिक कहते हैं, नॉजिक स्लेवरी को, दासता को अच्छी बात बताते हैं। कहते हैं कि अगर कोई खुद से अपने आप को बेचना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम है, बेचने दो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और इसमें हाँ नॉजिक हो गए, प्लेटो को तो आप जानते हैं, बेंथम सबको आप जानते हैं। तो आंसर लगा लीजिए कौन सा होगा, तीसरा होगा क्या? एग्जाम्पल दे रही है, ऐसा सच में वो कहते हैं? सच में कहते हैं, झूठ नहीं बोल रहे मरियम ना। अच्छा ये सही। हाँ वही तो। आइलैंड वाला एग्जांपल इन्हीं का रहता है ना सर, लॉजिक का। हाँ हाँ वही, हाँ वही। अच्छा ये अरस्तु की बुक हम लोगों ने मिलाया, क्या मिलाया? पॉलिटिक्स ना। देखिए पॉलिटिक्स मिलाया। अरस्तु की बुक बहुत सारी है, एक पूछी गई थी डे अनिमा ना, और एक पूछी गई थी निकोमियन एथिक्स। निकोमियन इनके बेटे का नाम था, जब ये गुजर गए तो इनके बेटे ने पब्लिश करवाया तो उसका नाम रख दिया निकोमियन एथिक्स। ये भी सही बोल रहे हैं, ऐसे मत सोचना ना। और प्लेटो की बुक का नाम बहुत सारी ना, सिंपोसियन, फेलिबस, टीमियस, टीमियस में क्या बोलते हैं गॉड की, यानी डिमियर्स की बात करते हैं, रिपब्लिक, जॉर्जियस, थीटिटस, थीटिटस में नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, पार्मेनाइडीज, हिप्पियस माइनर, लाइस, सॉरी कार्मिडीज। ये सारी किताबें किसकी हैं? प्लेटो की हैं। तो आगे बढ़ जाएं क्या? यस सर। हाँ बेंथम को तो मिलाया ही नहीं सर। हाँ जो बेंथम बच गए। और मिला जी। फ्रेगमेंट, हाँ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये बेंथम हो गए, सही कर रहे हैं। फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, बेंथम। बेंथम कौन है? सुखवादी है ना। बताया तो था बहुत पहले ही हमने। हाँ तभी इसीलिए नहीं मिला है। कि कोई कर दिया है तो क्यों किया जाए। आइए पाइथागोरस, ये चलिए बताइए क्या होगा? सर नंबर। पाइथन नंबर सर। नंबर्स, वेरी गुड। हाँ फिर पाइथागोरस का आप मिलाइए नंबर्स, ओके गुड। एनिक्सिमेंडर का एपिरन, एवरीवन। हाँ हाँ हेराक्लाइटस का फ्लक्स, डेमोक्रिटस का प्लस। प्लेनम एंड वैक्यूम। यस, पाइथागोरस जो 10 अपोजिट्स की सूची देते हैं उसमें क्या होता है? सीमित असीमित, सम विषम, एक बहु, दक्षिण वाम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्थिरता गति, ऋजु वक्र, प्रकाश अंधकार, शुभ अशुभ, वर्ग आयत, है ना। ये पाइथागोरस का आपको याद रखना है। और ये डेमोक्रिटस कहते हैं कि दो ही चीजें हैं, एक है परमाणु और दूसरा है शून्य आकाश, ये इसको बोलते हैं वैक्यूम। हम लोग बोलते हैं साइंस में निर्वात, जहां पे हवा नहीं रहती, निर्वात, है ना। ये कहते हैं दो ही चीजें परम तत्व हैं, है ना। चलिए तो बाकी सब तो ठीक है ये ना। मानता है एम्प्टी स्पेस को। यस, एम्प्टी स्पेस को डेमोक्रिटस मानते हैं, एपिक्यूरस मानते हैं। एम्प्टी स्पेस को डेमोक्रिटस, एपिक्यूरस और कौन, हेराक्लाइटस, ये कहते हैं एम्प्टी स्पेस होता है, वही तो है, वैक्यूम की बात हो गई। यस, हाँ हाँ सर। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि इनमें से हाँ डार्क फिलोसफर किसको कहा जाता है। वही हम भी सोच रहे हैं, ताइमीर दार्शनिक। हाँ, अब कोई बता ही नहीं रहा सर। ताइमीर दार्शनिक किसको कहा जाता है? ये पाइथागोरस सबसे अपने आप को फिलोसफर कहते थे, कहते ना, सबसे पहले अपने आप को फिलोसफर घोषित किए, पूछा गया था एक बार कहीं। ताइमीर दार्शनिक, डार्क फिलोसफर किसको कहा जाता है? सर हेराक्लिटस को। वेरी गुड वेरी गुड। ये बात को घुमा घुमा के कहते थे, इतना घुमाते थे कि समझो चाहे ना समझो, ठीक है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, कंबल से बारिश हो रही है और पानी भीग रहा है, ऐसे करके। तो इनको डार्क फिलोसफर बोला जाता है ना। और पार्मेनाइडीज को, पार्मेनाइडीज भी एक तत्व की बात करते थे। पार्मेनाइडीज, तो पार्मेनाइड शंकर को, शंकराचार्य को इंडियन पार्मेनाइडीज बोला जाता है, भारतीय पार्मेनाइडीज बोला जाता है, ठीक। इसका आपने एक शॉर्ट्स भी बनाया था ना इसके ऊपर। हाँ 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 सही। तो ये है आंसर, जो भी लगाना हो लगा लीजिए अब, है ना। यस सर। कुछ भी मत लगाने हैं।
एपिडान को बाउंडलेस भी कहते हैं, जो मिला के ही लगाना है ना। आइए हाँ, नहीं तो कहिए लगा कुछ भी बोल दिए थे। चलिए, क्रिटिक ऑफ एनलाइटमेंट, ये किसकी बुक है? निश्चय। ये है नीत्शे, वेरी गुड। क्रिटिक ऑफ एनलाइटमेंट। एम्बोडेड कॉन्शियसनेस, अभी अभी पढ़े थे ना, मॉर्ले पॉन्टी। फिलॉसफी ऑफ अदर, लेविनास। क्रिटिक ऑफ रिप्रेजेंटेशनलिज्म, रोटरी। रॉटरी। रॉटरी की कोई और किताब है क्या? हाँ, जो आपको पता है हमको पता नहीं, बता दीजिए। एक सर हमको भी। एडिफाइंग वो किसने नहीं किए? क्या क्या मरियम? एक सर है एडिफाइंग फिलॉसफी, मतलब जो सिलेबस में है हमारे, तो सर वो यही नहीं गए? एडिफाइंग फिलॉसफी, हाँ शायद यही का है क्या? ये सर हम देख रहे हैं, एक मिनट। हाँ, ये 2017 का क्वेश्चन है जो एडिफाइंग फिलॉसफी है, हमें लगता है इन्हीं का है। हम बताने वाले थे कि ये लिंग्विस्टिक टर्म किसकी बुक है? यस सर, एडिफाइंग फिलॉसफी इन्हीं का है, रिचर्ड रॉटी का। सर आपने भी ओके क्या गुड। लिंग्विस्टिक टर्न, लिंग्विस्टिक टर्न, ये भी इन्हीं की है। और इनकी एक बुक है, देखिए, एडिफाइंग फिलॉसफी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एडिफाइंग ना, देख लीजिएगा, एडिफाइंग फिलॉसफी। और लिंग्विस्टिक टर्न, लिंग्विस्टिक टर्म, ये भी इन्हीं की है। एक और है फिलॉसफी एंड मिरर ऑफ नेचर, फिलॉसफी, ये एमपी सेट में आया है, फिलॉसफी एंड मिरर ऑफ नेचर, लास्ट वाला जो एमपी सेट हुआ था। तो 3 बुक है ना। और नीचे की बुक आप जेनोलॉजी जानते हैं, जेनोलॉजी ऑफ मारस, बियॉन्ड गुड एंड एविल, विल टू पावर। चलिए आगे बढ़े। सर एक मिनट सर, जो अभी आपने बुक बताई लिंग्विस्टिक टर्म, ये सर हाँ किसकी? हाँ हाँ, ये रिचर्ड राटी हम बता रहे हैं, देख लो किसका है, बताओ तो। और सर ये फिलॉसफी एंड ये क्या लिखा है आपने, मिरर? फिलॉसफी एंड मिरर ऑफ नेचर, फिलॉसफी एंड मिरर ऑफ नेचर। एक ये और भी है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ये भी इनकी फेमस अच्छा, बुक है। हाँ, क्या क्या आज तो जी फिर से बोलिए तो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ये एक और प्रैग्मेटिज्म। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके। सर, हाँ हाँ, सर रिचर्ड रॉटी की एक और बुक है, उसका नाम है कॉन्टिंजेंसी, आयरनी एंड सॉलिडारिटी। ओके ओके गुड। कौन? हाँ, तो प्रैग्मेटिज्म पे इन्होंने काफी लिखा है। हाँ, ये जो लिंग्विस्टिक टर्म हम बता रहे थे ना, ये अगर आप जानना चाहें तो ये रिचर्ड रॉटी की है। ये क्वेश्चन आया था कब? दिसंबर 2012, पेपर 3, और क्वेश्चन नंबर 56, चाहे तो देख लीजिए, रिचर्ड रॉटी की लिंग्विस्टिक टर्म। यस। यस सर। हाँ चलिए, अब आगे बढ़े ना। यस सर, यस सर। हाँ वही तो। यस सर, आगे चलना है। ओके ओके गुड। आइए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, लेवियाथन किसकी बुक है? हॉब्स की। होप्स की सर। हॉब्स की, गुड। थियरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स। रॉल्स रॉल्स। की। रॉल्स, ओके। टू ये टिटरेस, जॉन टू लॉक। आप लोग खुद ही बताइए। हाँ, और सर, लॉक। क्या कौन सा आंसर लगाएं? थ्योरी ऑफ जस्टिस को लगा दीजिए जॉन रॉल्स। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट लगा दीजिए जॉन लॉक। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ को लगा दीजिए HLA आर्ट। ओके, पहला आंसर होगा क्या? हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, एच एन हार्ट। ओके गुड। चलिए, ये हिंदी में भी पहला लगा लीजिएगा ना, बदलिएगा नहीं। आइए, ये देखिए, यूथेनेसिया आ गया। यूथेनेसिया ना, एक होता है एक्टिव वॉलेंट्री यूथेनेसिया, एक्टिव नॉन वॉलेंट्री यूथेनेसिया, पैसिव वॉलेंट्री यूथेनेसिया, पैसिव नॉन वॉलेंट्री यूथेनेसिया। तो यूथेनेसिया में आप कर लेंगे इसको। हाँ सर, आप बहुत बार बताए थे, रुकिए हम सोच के आपको बताएंगे आंसर। हाँ, हम रुके हैं। हम्म, देखिए, एक्टिव यूथेनेसिया होता है और एक पैसिव यूथेनेसिया होता है।
एक्टिव में क्या होता है कि पैसिव में होता है जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसको रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, डेथ हो जाती है। एक्टिव में उसको कुछ एफर्ट करके डेथ देना होता है। तो एक्टिव में भी 3 टाइप्स के हैं ना, पैसिव में भी 3 टाइप्स के हैं। एक्टिव में कौन कौन से हैं? एक वॉलेंट्री, मतलब पेशेंट की इच्छा के अनुसार उसको मार दिया जाता है। और एक होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब होता है कि उसकी इच्छा या उसको वो अपनी सहमति देने के काबिल नहीं है, या फिर पूछा गया है वो बताया नहीं है। एक होता है नॉन वॉलेंट्री, बिना उसकी इजाजत के, बिना उसकी अनुमति के, बिना उसकी इच्छा के। पैसिव में भी होता है 3, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री। हाँ, अब बोलिए। सर थर्ड ऑप्शन लगाए। थर्ड ऑप्शन ना लगाओ, सेकेंड ऑप्शन लगा के देखो। एक्टिव वॉलेंट्री में डायरेक्टली कॉजिंग डेथ विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट, उसकी सहमति से डायरेक्ट कॉजिंग। ओके गुड। एक्टिव नॉन वॉलेंट्री में डायरेक्ट कॉजिंग, इन्हें डायरेक्ट सीधे मार दिया जाता है। डेथ विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट, बिना उसकी इच्छा के, ये हो गया। पैसिव में क्या है, हमने बोला लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो पैसिव वॉलेंट्री यूथेनेसिया में क्या हुआ, इसको मिला देते हैं, ये, हाँ इससे मिला दें क्या, विदड्रॉ लाइफ सस्टेनिंग मेजर विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट ना, बिना उस, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। हाँ, 4 ही थर्ड लगाए, थर्ड होगा। ओके ठीक है ना, थर्ड ही होगा। देख लीजिए सब लोग। निष्क्रिय में क्या होता है, स्वैच्छिक में, स्वैच्छिक में अ, सहमति के बिना और अरे सही बता रही हो, सोच लो। सेकंड लगाए ना। सेकेंड होगा, गलत बता रही हो। देखो इसमें जब ध्यान से सुनो, जैसे वॉलेंट्री में क्या होता है, कंसेंट ऑफ द पेशेंट ना, ऐसे ही वॉलेंट्री में कंसेंट कहाँ है, देखो यहाँ पे कंसेंट ऑफ द पेशेंट। तो पैसिव वॉलेंट्री में कंसेंट ऑफ द पेशेंट होगा, जहां वॉलेंट्री होगा वहां कंसेंट ऑफ द पेशेंट होगा। जहां नॉन वॉलेंट्री होगा, डी का देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विड्रॉ लाइफ ऑफ सपोर्टिंग लाइफ सस्टेनिंग मेजर विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। दोनों में वही लिख, नहीं नहीं, सही बता रही थी क्या कस्तूरी? नहीं हम एक कुछ में हो सर विथ है, एक में विदाउट है। हाँ सर जो पैसिव वॉलंटरी, जैसे एक्टिव वॉलंटरी में कैसे होगा, विथ देखिए, कंसेंट। वॉलेंट्री में होता है विद कंसेंट और नॉन वॉलेंट्री में होता है विदाउट कंसेंट ना। हाँ तो सी का थर्ड होगा ना, विथ कौन। वॉलेंट्री में क्या होता है, विद कंसेंट, हाँ सी का थर्ड। हाँ डी का फोर्थ, नॉन सेकंड हो। वॉलेंट्री सेकेंड होगा ना, तब थर्ड हाँ नहीं लगानी है। हाँ वही तो हम भी सोच रहे हैं, सेकेंड होगा, थर्ड नहीं होगा। यस ठीक ठीक ठीक, हम एक सोच मिनट नहीं नीचे रहे। करिए जरा इंग्लिश वाला। हाँ हाँ हाँ, वेट वेट। ये सेकेंड होगा। वॉलेंट्री वाला विथ होगा और नॉन वॉलेंट्री वाला विदाउट होगा। हाँ हाँ यस, नॉन वॉलेंट्री वाला बिना उसकी इच्छा के उसको मार दिया जाता है। तो ऑप्शन दूसरा सही है ना? जी सर। हाँ ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए 125, ये बोलिए, ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म, मार्क्सिस्ट अप्रोच, महिमा धर्म, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। सर हम बता रहे हैं, ये सी हाँ, का वन, सी का वन। सी का वन ठीक है। फिर उसके बाद महिमा धर्म है नारायण गुरु का। महिमा धर्म है नारायण गुरु का। अरे संत कवि भीमा, वही उड़ीसा के थे, द्वैतवादी फिलोसफर थे, एकेश्वरवादी थे। एकदम आपसे खफा हो जाएंगे उड़ीसा वाले, ऐसा मत बोलिए। तो संत कवि भीमा वही महिमा धर्म। यस, नारायण गुरु हो जाएंगे वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। टीपी चट्टोपाध्याय हो जाएंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच। यस, सर ये बीपी चट्टोपाध्याय सर ये कौन है? क्या मरियम? बीपी चट्टोपाध्याय है, इनको बता दिए थोड़ा। डीपी सर इनसे चट्टोपाध्याय, हाँ रिलेटेड क्वेश्चन राजस्थान के वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में काफी आया था। हाँ मेरे हाँ सिलेबस, हाँ सही बात, ये आया था। ये हमारे सिलेबस में है नहीं वैसे। हाँ यही तो, ये सिलेबस में नहीं है।
और आया है ना, इसीलिए क्या मरियम? सर हम कह रहे बस वैसे ही थोड़ा सा बता दिए, कुछ भरोसा तो नहीं है ना नेट वालों का। ये ना डीपी चट्टोपाध्याय जो आईसीपीआर है ना, आईसीपीआर जो दिल्ली में है, हमें लगता है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। आप लोग इसको खोजिएगा ना कि डीपी चट्टोपाध्याय आईसीपीआर के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे। और ठीक है, और एक आईसीपीआर का अभी एक नया नया लोगो बना है, उसमें एक वो स्टेटमेंट है ना, मतलब वो जैसे होता नहीं ध्येय वाक्य मोटो, तो वो स्टेटमेंट क्या है, किसी एक उपनिषद से लिया गया है। वो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है, वो पूछा जा सकता है ना? और नहीं तो हम कल बता देंगे आपको, या फिर आज ही बता दें क्या? नहीं, खोज करिएगा, अभी नहीं बताएंगे। जो राजस्थान में क्वेश्चन आया था, बताएं क्या आया था? आया था यस यस सर। हाँ, ये आया था कि डीपी चट्टोपाध्याय के अनुसार वेदों में देवता शब्द का मूलतः अर्थ कॉमरेड क्यों है? वाई डज अकॉर्डिंग टू डीपी चट्टोपाध्याय इन वेदाज ओरिजिनली देवता मींट कॉमरेड ना? देवता शब्द का कॉमरेड क्यों, मतलब क्यों बोलते हैं? देखिए, जो मार्क्सवादी हैं ना, वो कॉमरेड बोलते हैं, कॉमरेड को लाल सलाम ऐसे ना, लाल सलाम मतलब सैल्यूट है ऐसा। तो कॉमरेड इसलिए बोलते हैं चट्टोपाध्याय, वो कहते हैं कि बिकॉज दे टेक फूड टुगेदर, क्योंकि वे साथ साथ भोजन करते थे, इसलिए वो कॉमरेड बोलते हैं। तो ऑप्शन यही सही था। कहाँ पे? राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, ओके। यस सर, यस सर। हाँ, एक चलिए। तरीके से लीडर को कॉमरेड बोला जाता है, उनको सच्चा लीड साथी, करते हैं। हाँ, जी मतलब सर। इसका मतलब होता है एकदम सच्चा साथी। लीडर को भी बोल सकते हैं, हाँ। तो ये आंसर दूसरा हो जाएगा। इनकी बुक एक बार हम लोग बता रहे थे, लिखवा रहे थे ना, तो शायद इनकी बुक नहीं लिखवाई गई थी, तो सिलेबस में नहीं था, इसीलिए नहीं लिखवाया गया था, मुझे लगता है। चलिए, कोई नहीं। हम्म, और तो कुछ नहीं जानना है ना इनके बारे में? नो सर। हाँ, चलिए, और जानना होगा तो फिर बताइएगा, फिर एक दिन बात करेंगे, कहीं कहीं आता है। आइए, तो ये आंसर तो वही हो जाएगा ना, कौन सा? दूसरा। ठीक है। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। अच्छा, एक जगह आता है त्रैतवाद। त्रैतवाद किसका है? त्रैतवाद किसका है? दयानंद। दयानंद सरस्वती। हाँ, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटे, दयानंद सरस्वती का त्रैतवाद। आइए, एज पर सांख्य व्यू ऑफ इवोल्यूशन अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। सही सीक्वेंस में व्यवस्थित करना है, करिए तो। महत, हाँ, अहंकार, महत अहंकार मान। ओके, बहुत अच्छे। प्रकृति महत, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा क्या? पहला। सर हाँ, फर्स्ट हो जाएगा ना। देखिए, प्रकृति इज होमोजेनियस स्टेट, उसके बाद मन, महत, महत, ए सी, नहीं, प्रकृति, फिर महत, फिर मन, फिर अहंकार। ओके, पहला हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना? ए सी सर डी बी। हाँ, बोलो क्या? कितना क्वेश्चन बाकी है अभी? अरे, टाइम होगा क्या? ओहो, हाँ सर। 15 क्वेश्चन बाकी है, कर लिए लें क्या जल्दी जल्दी, जैसा कहिए। दीजिए, हमको कर लगा दीजिए, कर दीजिए हमको उसको। लगा अभी थके नहीं होंगे आप लोग, इसीलिए एकदम धीरे धीरे चल रहा है। आप खाना खा के आए हैं? नहीं, खाना तो नहीं खा के आए हैं। तो क्या इरादा है, कर लेंगे? हाँ सर, कर दीजिए ना। चलिए, ये बताइए इसका क्या आंसर होगा? आराम से करिए, अनूप बोले। हाँ, आराम से करते हैं। देखिए तो, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लेटो अफर्मेशन हायरार्की ऑफ नॉलेज स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल। फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल, सबसे जो लोवेस्ट है उससे आपको शुरुआत करना है। तो हम लोग एक लाइन बनाते हैं जब जब ये क्वेश्चन आता है, ऐसे करके ना। 4 होता है, कॉन्जेक्चरल नॉलेज होता है, ये होता है सेंसुअस या प्रैक्टिकल नॉलेज, ये होता है हाइपोथेटिकल नॉलेज या विश्लेषणात्मक ज्ञान, ये होता है रैशनल इंसाइट। ऐसे ही करते हैं। तो चलिए, इसको शुरू लगाते हैं, क्या होगा देखिए, कॉन्जेक्चरल होगा। एज, हाँ, ये सर ABCD। ए बी सी डी, हाँ, थर्ड आंसर हो जाएगा।
ABCD, दूसरे में बिलीफ हो, हाँ इसमें बिलीफ आता है, ओपिनियन आता है। डिस्कर्सिव इंटेलेक्ट, ये हाइपोथेटिकल नॉलेज होता है। और डायरेक्ट नॉलेज ऑफ क्या है, अचीव्ड इन डायलेक्टिक, द्वंद्व का ना। ABCD, यस गुड, सही है ना। हाँ। जी सर। आइए नेक्स्ट करते हैं। अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद लेटेस्ट। शुरू से लेके अंत तक आपको अरेंज करना है। पहला तो है डन स्कॉट्स, फिर है ऑगस्टीन, फिर है एंसलिम, फिर है एक्विनस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या लगाते हैं? DABC। हाँ लगा दीजिए, बहुत अच्छे, बढ़िया। DEBC तो है ही नहीं ये इसमें। तो है ही नहीं। अरे तो दूसरा लगा दो, DCB ये लगा दो। देखो पहले डेंस स्कॉट सबसे लास्ट में आए हैं ना। सबसे पहले इसमें कौन आए? एक्विनास फर्स्ट नंबर पे रखो, फिर दूसरे पे एंसेलम, फिर एंसेलम, फिर तीसरे पे सॉरी उल्टा हो गया, पहले अगस्टाइन एक, फिर एंसेलम दो, एक्विनास 3, डेंस स्कॉट्स 4। तो 4 3 2 1 ना, DCBA सही तो है ना, दूसरा वाला नहीं। लेटेस्ट इस जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बताए थे, ये कैसे अरेंज करना बोले? स्टार्टिंग विद लेटेस्ट, हाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये सबसे देखिए। पहले इसमें ऑगस्टीन थे, फिर उसके बाद आए, और सबसे लास्ट में सबसे ताजे ताजे वाले ये हैं, डन हाँ स्कॉट। सबसे, यस, जो सबसे बाद में है उनसे शुरुआत करना है। यस, जी सर। हाँ। ये हाँ ताजे ताजे वाले हैं, लेटेस्ट से पीछे की तरफ जाना है। वही तो। देखिए सेंट एगस्टाइन जो है ना, वो 403 के समथिंग है, के आसपास है। और है ना, स्कॉट्स जो हैं, इस सन जॉन स्कॉट्स एरिजिना, नहीं ये नहीं, ये डंस स्कॉट्स हैं। डंस स्कॉट्स कोई और हैं, 1600 के आसपास आए हैं ना। तो ये सबसे बाद में आए हैं, इतना ही जानिए बस, हो जाएगा ना, सिंपल है। तो कैसा इसका आंसर? दूसरा तो है, देखो सबसे लास्ट में आए कौन, अरे गड़बड़ हो रहा है क्या? डी मतलब ये, फिर सी ना एक्विनास, फिर एंसेलम ना, फिर एगस्टाइन। अगर नहीं मिला पा रहे हो तो पहले, सबसे पहले अगस्टाइन उल्टा कर लो, अगस्टाइन सबसे पीछे होंगे, फिर एंसेलम होंगे, फिर एक्विनास होंगे, फिर स्कॉट्स होंगे। नहीं, दूसरा तो है। यस, यस सर। आइए आगे देखते हैं। 10 स्कॉट आए थे ये 1270 में के आसपास ना, 1270। ये खैर इनका नहीं, ये सब नहीं जानना है कब आए थे, ऐसे ही ये कर लेंगे आप, वो उससे देख डार्क करके। एज के बाद आए थे ये। हाँ ये डार्क गिने जाएंगे, क्योंकि फादर तो वो माने जाते हैं ना, डिकार्ट, जब तो इनके पहले जो भी आएंगे। आइए, एज पर लॉक फिलॉसफी अरेंज द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ माइंड सीक्वेंशियल ऑर्डर बिगिनिंग फ्रॉम द लास्ट अप द फर्स्ट। लास्ट से फर्स्ट को बताना है। आदित्य माइक ऑफ। क्या होगा, ये याद रहता है कि भूल जाता है? भूल जाता है तो अच्छी बात है, याद रहता है तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे? लास्ट अप टू द फर्स्ट, इसका मतलब कैसे अरेंज करना है? इसका मतलब अंतिम से लेना है और यहाँ तक ले चलना है, पहले तक ले जाना है लॉक के ना। अच्छा, तो हाँ फर्स्ट ऑप्शन होगा क्या? हाँ, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं, ये तीसरा ऑप्शन है, लास्ट से लेना है, तीसरा ऑप्शन है। इसको याद रहता है कैसे होता है, बताएं, एक ट्रिक बताएं क्या? हाँ हाँ सर जरूर। एक ट्रिक याद रखिए, PRTC²A, PRTC²A। PRT मतलब जब प्राइमरी की वैकेंसी आती है ना, उसको बोलते हैं PRT की वैकेंसी आ गई, ठीक है। तो वही है, पी मतलब क्या होता है, परसेप्शन। देखिए ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है बिगिनिंग फ्रॉम द लास्ट, बिगिनिंग शुरुआत से अंत, फ्रॉम द लास्ट
ना, अप टू द फर्स्ट आपको जाना है, मतलब लास्ट से जाना है, यानी परसेप्शन को सबसे लास्ट में रखना है। तो लास्ट में कहा है, इसमें और इसमें है। पी से परसेप्शन, री से, आर से क्या होता है, आर से होता है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब होता है धारण करना। रिटेंशन कहाँ है, देखिए ये एक लास्ट में ए लिखिए फिर डी लिखिए, ए डी जहां आए इसमें भी है इसमें भी, कोई बात नहीं। पी आर टी, टी मतलब क्या होता है, टी मतलब होता है पीआरडी, टी नहीं डी होता है, पीआरडी सी स्क्वायर ए। डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी डिस नहीं, पृथकता। हाँ, जी सर वही है, डिस्क्रिमिनेशन करना, हाँ अलग डिस्क्रिमिनेंट अलग ऐसे। तो डी डिफरेंट। लिखिए ना, डी लिखिए, डी मतलब ये कहाँ है, ये वाला, ये वाला, यानी कि डी, इधर लिखना था ए डी, अब इधर लिखिए बी, है ना। फिर सी, सी से क्या होता है, सी से होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन कहीं है, कंपैरिजन कहाँ पे है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर पार्ट हो एक गया सी से सर। होता है, हाँ एक सी से होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहीं है, ये कंपाउंडिंग एक साथ में लिख दिया है क्या, कोई बात नहीं। तो डी, कंपाउंड जोड़ना। हाँ डी, ए डी बी कहीं है, देखिए ए डी बी ये तीसरे में है ना, लास्ट से इधर से चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, हो जाएगा। कंपेरिजन फिर होता है नेमिंग और एक्सट्रैक्शन। हाँ फिर लास्ट में होता है नेमिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तीकरण और नामकरण। जो 6 स्टेप हैं किसके लॉक में, वो यही तो है, तो हो जाएगा ना। सर अच्छे से बताए ना, सीरियली सिक्वेंशियली। हाँ देखिए, जब सर देखिए बुक में इसमें लिखा है ना, लिखा रहता है कि जटिल प्रत्यय से सरल प्रत्यय, सॉरी सरल प्रत्यय से जटिल प्रत्यय जब बनाया जाता है तो उसके 6 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो पहला स्टेप है पी, पी मतलब होता है परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण ना। और दूसरा होता है आर, आर मतलब होता है रिटेंशन, रिटेंशन मतलब धारण करना, रिटेंशन। नेक्स्ट स्टेप होता है डी, होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी पृथक करना, डी से पृथक करना, डिस्क्रिमिनेंट ये जो लिखा है पृथक करना, यस पृथक करना यानी अलग करना। फिर होता है पीआरडी सी, सी मतलब होता है कि कंपैरिजन यानी तुलना करना, तुलना करना। फिर उसके बाद 2 बार सी है ना, फिर सी होता है, इसका होता है मतलब होता है कंपोजिशन, संयोजन, कंपोजिशन संयोजन। फिर होता है ए, ए मतलब होता है अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन यानी अमूर्तीकरण, अमूर्तीकरण। तो ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है अप टू द फर्स्ट, यानी लास्ट से आपको चलना है, इधर से चलना है, यानी सबसे अंत में पी आना चाहिए ना। पी कहाँ है, पहले में है, तो सबसे अंत में ये देखिए तीसरे ऑप्शन में है ना, क्यों, जी सर। देखो पीआरडीसी इधर से यह अगर आपको ये पीछे से मिलाना है, ऐसे मिलाना है, इस तरह इधर मुंह करके, तो पहले पी देखिए कहाँ है, पी मतलब ए वाला ऑप्शन, फिर आर, आर मतलब डी वाला ऑप्शन, फिर ना, फिर डी, डी मतलब ये बी वाला ऑप्शन। तो तीसरे में ही तो है कस्तूरी, नहीं समझ आया। पहले सर हम्म, मुझसे ये पूछे कि इन्होंने वहां पे पढ़ा है कि नहीं बुक में सर। हाँ पहले ये बताओ बुक में पढ़ी हो कि नहीं, और ना पढ़ी हो तो पढ़ लेना। और दूसरा ये कि जब सर पढ़ा रहे थे ना, अविनाश सर जब इसको पढ़ा रहे थे, तो क्या हुआ था ना, तो ये जो 6 स्टेप लिखा है तो कुछ और सर बताए थे, मतलब 6 स्टेप तो बताए ही बताए थे, इसमें कुछ नई बात बताए थे, वो ध्यान नहीं आपको बताते। तो इसका आप किसी के इसकी पास जो नोट्स, हम्म, इसकी जो प्रोसेस है सर, जैसे हम टीचिंग में भी पढ़ते हैं कि कोई चीज को ये एक लॉग बताते हैं कि प्रोसेस क्या होती है कि हम सिंपल आइडियाज को लेते हैं और फिर हम उसे कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम पहले अपनी संवेदनाओं से बाहर की चीजों को लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिटेन करते हैं, धारण करते हैं उनको। फिर जितने भी आइडियाज हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हाँ हैं, पृथकीकरण करते हैं उनका, फिर तो हम उनको पीछे से जोड़ते बताना हैं, है, यही, हाँ बिल्कुल। जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हम उनका कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाते हैं। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, जो कहीं न कहीं मैंने कहीं सुना था कि हमने पहाड़ देखा और मक्खन देखा और फिर हमने मक्खन का पहाड़ बना दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ थे।
लेकिन हमने दोनों को जोड़ के और एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बना दिया। उसी तरीके से हम ईश्वर के बारे में भी या तत्व मीमांसा के बारे में भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाते हैं। और फिर जब ये कॉम्प्लेक्स आइडिया बनते जाते हैं, तो फिर हम ऐसे तत्व के बारे में सोचने लगते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो है ही नहीं उसके बारे में भी सोचने लगते हैं और फिर हम उसको नाम देने लगते हैं। तो ये कहीं न कहीं वो हम तत्व मीमांसा की तरफ जाते हैं। तो बाहर की हाँ चीज़ों से हम संवेदनाएँ लिए, उनको छाँटे, उनको हम अलग-अलग डिफरेंशिएट किए और फिर उसके बाद हम उनको जोड़े, जोड़ने के बाद फिर हम उनका अमूर्तीकरण किए, यानी एक अलग विचार बनाने लगे और फिर हम उसको नाम देने लगे कि हाँ, कोई सत्ता है, कोई सत है, कोई हाँ तत्व है। यही। अब इसी को पीछे से मिलाना है तो इसलिए हो जाएगा, बहुत बढ़िया ना। पर ये पूरी प्रोसेस जो बताइए इसकी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की है। ये ना, ये लॉग कहते हैं, देखिए हम सरल प्रत्यय से जटिल प्रत्यय की जब ओर चलते हैं, लॉग कहते हैं देखिए सरल प्रत्ययों को प्राप्त करने के लिए आत्मा को सक्रिय होने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु सरल प्रत्ययों से जटिल प्रत्ययों की रचना करते समय मानव बुद्धि को कई स्टेप्स से, कई सोपानों से गुजरना पड़ता है ना। ये वही स्टेप हैं, सरल प्रत्ययों से जटिल प्रत्ययों को बनाने के लिए हमें कई स्टेप से चलना पड़ता है और ये वही 6 स्टेप हैं। तो इसके लिए बुद्धि का सक्रिय हो जाना उस टाइम आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में सरल प्रत्यय से जटिल प्रत्ययों के निर्माण की प्रक्रिया 6 सोपानों से होकर आई है। तो सरल प्रत्यय 4 हैं, जटिल प्रत्यय 3 हैं। सरल प्रत्यय जो आप जानते हैं, एक इंद्रियों से, एक से अधिक इंद्रियों से, स्वसंवेदन से, और चौथा है संवेदन और स्वसंवेदन से। और जब जटिल प्रत्यय बन जाते हैं तो जटिल प्रत्यय 3 तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज ऑफ मोड्स विकार के जटिल प्रत्यय, आइडियाज ऑफ रिलेशन संबंध के जटिल प्रत्यय, और आइडियाज ऑफ सब्सटेंस द्रव्य के जटिल प्रत्यय। तो जटिल प्रत्यय कितने हुए? 3 हुए। सरल प्रत्यय कितने हुए? 4 हुए। 4 से 3 बनाने के लिए ये बीच में आता है पुल, ठीक है। जी सर। हम्म हम्म, खुश हो गए अपने को, अब बढ़िया लग रहा है। एज पर किसके अकॉर्डिंग, चाणक्य व्यू ऑफ 7 organs of the state arrange the following starting with one lower most in hierarchy up to the supreme। अब देखिए ये जो भी बनाए होंगे सब उल्टे पूछे हैं, पीछे से ही पूछे हैं, देख लो यहां भी पीछे से बताना है क्या किया। हाँ सेकंड। हमारा तो ऐसे पेपर आ जाए तो हम लोग कर लेंगे फटाफट। हाँ फटाफट वही तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। सेकंड हो जाएगा। गुड, पीछे से चलना है तो पीछे से पहले आगे से जान लीजिए। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र, ये आप जानते हैं। स्वामी को या बताएं डिटेल में। स्वामी को सिर कहते हैं यानी राजा, अमात्य को मंत्री कहते हैं यानी आंख, जनपद यानी राष्ट्र, इसको कान कहते हैं, दुर्ग यानी पुर, इसको हाथ कहते हैं, कोष यानी मुख, दंड इसी को सेना बोलते हैं, बल बोलते हैं, ये मन है, मित्र कान होते हैं। तो ये आपको पीछे से बताना है। ना पीछे से आंसर दूसरा हो जाएगा। क्लियर है? यस। हाँ देखिए इनको 7 प्रकृतियां कहा गया है। कौटिल्य ने इन 7 को 7 प्रकृतियां कहा गया है। ये महाभारत में भी ऐसा कहा गया है। सप्तांगस्य च राजस्य विपरीत च आचरेत गुरुर्वा यदिवा मित्रम प्रतिहंतव्य एव सह। कहने का मतलब ये है कि कोई सप्तांग राज्य के विरुद्ध आचरण करे, इनमें से कोई भी ना, अगर राज्य के खिलाफ आचरण करे तो उसका वध कर देना चाहिए, चाहे वह गुरु हो, मित्र हो, कोई भी क्यों ना हो। चलिए खैर ये हिंसा वाली बात हो गई, छोड़ दीजिए, आंसर दूसरा हो जाए। सर रुकिए रुकिए, कौटिल्य में भी एक क्वेश्चन आया था ना, बोले थे याद करने के लिए, जो फॉरेन पॉलिसी का 6 फॉरेन षडगुणीय। अभी हाँ पेपर कर लेते हैं फिर बता देते हैं, टाइम बचता है, ठीक है लास्ट में। हमेशा ऐसे बोलते हैं। हाँ हम बिल्कुल चाहे सही। जितनी बार बोले पूछ लिया करो फिर, ठीक है। नहीं आप आइए एक बार, रुकिए, हम क्यों बार बार आपको परेशान करें। बिना परेशान हुए कुछ मिलता ही नहीं इस धरती पे ना, हम बताएंगे ही नहीं तब याद नहीं दिलाओगे। चलो कोई नहीं,
बता देंगे, ऐसे ही कह रहे हैं। ये इसका आंसर जरा जरा बताइए। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंशियल ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद बुद्धिस्ट नोशन ऑफ 12 लिंक्स ऑफ द कॉजल व्हील ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बता देंगे, याद रहेगा ना, ऐसे ही कह रहे थे। होगा तो इसमें भी कॉजल, हाँ क्या होगा? थर्ड हो। सीधा मिलाना है कि उल्टा? हाँ, ये बात ध्यान रखिए, इसमें सीधा करना है कि उल्टा, इसमें भी उल्टा करना है ना। देखिए, अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप प्रदायते स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जन्म मरण। तो इसका दूसरा आंसर दिया है, देख लीजिए जो दूसरा यहाँ पे हिंदी में देखिए जरा, जैसे है प्रतीत समुत्पाद के कारण चक्र के द्वादश निदान की बौद्ध धारणा के अनुसार। देखिए, कारण चक्र यानी आपको कारण की तरफ जाना है। जैसे अविद्या सब का कारण है, अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श, तो ये ऊपर कारण है ना, ये ऊपर क्या है? कारण है। तो कारण की तरफ, कारण चक्र मतलब कारण की तरफ जाना है, यानी उल्टा जाना है। जैसे हमको जाना है मिर्जापुर ना, तो क्या लिखा रहेगा? प्रयागराज टू मिर्जापुर ना, जहां जाना रहेगा वही का नाम लिखा रहेगा, उसका नाम रहेगा ना, तो उसका नाम लिया जाता है। तो कारण की तरफ जाना है तो कारण की तरफ मिला लीजिए, तो आंसर फिलहाल आपको मिल जाएगा सेकेंड वाला। जब आया था तो हम लोग सोच रहे थे दूसरा होगा क्या, लेकिन ये मतलब तीसरा होगा क्या, दूसरा। ठीक है, आगे बढ़े, कर लेंगे। जी सर, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर इन अकॉर्डिंग विद बुद्धिस्ट नोशन ऑफ नोबल ट्रूथ। इसको जल्दी से बताइए। देयर इज सफरिंग। सर इसको उल्टा ना सीधा क्या बताना है? इसमें सीधा होता ना, देयर इज सफरिंग, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है ना। आंसर 3 हो जाएगा, यस गुड, है ना, तीसरा हो जाएगा, फोर्थ नोबल ट्रुथ। आइए नेक्स्ट करते हैं। एज पर न्याय फिलॉसफी अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन इन्फ्रेंस और इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। इसको कैसे करेंगे? ये सर जो प्रतिज्ञा है तो उदाहरण उपनयन निगमन ऐसे तरह। वही है क्या? ओ वही है, हाँ चलिए तो कर दीजिए, कौन सा लगाएं, कर लेंगे। ये सर बी तो फर्स्ट इसका है। प्रतिज्ञा है तो उदाहरण उपनय निगमन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हाँ, दूसरा हो जाएगा ना। दूसरा है ठीक है। हाँ, ये 5 अवयव होते हैं, प्रतिज्ञा है तो उदाहरण उपनय निगमन। अच्छा हाँ, ये देखिए ये कोड बता दिए, पीएच फून, फून बताए हैं, PHUUN, याद रखिए। प्रतिज्ञा है तो उदाहरण उपनय निगमन, तो पहले बी है, द माउंटेन ई हैज फायर ना, पहाड़ पर आग है। फिर ई है, ई मतलब देयर, क्योंकि वहाँ धुआं है। फिर ए है ना, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है। फिर सी है, बिकॉज, सी मतलब क्योंकि पहाड़ पर धुआं है। और चलिए कर लेंगे ना इसका, सॉरी ये उल्टा बता दिए, तीसरा होगा, तीसरा होगा या दूसरा होगा? हाँ सर, तीसरा तीसरा, सोचे तीसरा ही होगा सर। हाँ वही तो, दूसरा वो गलत हो, तीसरा होगा, यस जी सर। इसका तीसरा होगा। ये भी एनटीए वाला का ऑप्शन भी देखिए, पहले से बी सबसे इक्वल है, लास्ट में डी भी इक्वल है। हाँ वही तो, एक, हाँ अब आइए जानते हैं एक चीज और। देखिए इसमें आपको जानते रहना है 5 अवयव, 5 एलिमेंट्स, न्याय वैशेषिक बात करते हैं। 10 अवयव, इसमें 10 एलिमेंट की बात कौन करते हैं? प्रारंभिक नैयायिक, इनका नाम छोड़ दीजिए ऐसे ही। 3 अवयव, 3 एलिमेंट की बात करते हैं। 3 अवयव ये मीमांसा सांख्य, मीमांसा और सांख्य करते हैं। और 2 अवयवों की बात बौद्ध करते हैं, बुद्धिस्ट करते हैं। 1 अवयव की बात धर्म कीर्ति करते हैं, इसमें एक ही एलिमेंट होता है, एक ही अवयव होता है। 4 और भद्रबाहु जैन दार्शनिक हैं, भद्रबाहु कहते हैं कि इसमें 10 एलिमेंट होता है। कुल मिला के आपको किसका याद रखना है? मीमांसा सांख्य, ये कहते हैं 3 ही स्टेप्स होते हैं, 3 ही अवयव होते हैं, ठीक है। क्या क्या, पहला 3 या लास्ट नहीं, नाम 3? नहीं याद रखना है, छोड़ दो। हाँ, या तो पहला 3 ले लो या तो अंतिम का 3 ले लो, कोई बात नहीं, कोई भी ले सकते हैं ना। तो आंसर फिलहाल यहाँ तीसरा हो जाएगा, है ना, ठीक। यस अच्छा सर। इसमें हम आपको बता देते हैं, एक विधि होती है पंचकारणी, नहीं बताए थे।
पंचकारणी बौद्ध दर्शन की है। इसमें क्या होता है ना, कि इन्हीं दो वस्तुओं में कार्य कारण सिद्धांत का को जानने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो पंचकारणी में 5 चीजें आती हैं। क्या चीजें आती हैं? 5 चीजें आती हैं। पहला होता है कार्य की उत्पत्ति से पहले कारण का नहीं होना चाहिए ना, जैसे न मच्छर है न मलेरिया है। फिर कारण का दिखना चाहिए, यानी मच्छर दिखना चाहिए। तीसरा है कार्य का दर्शन, यानी उसके बाद मलेरिया भी हो गया, ये भी दिखना चाहिए। फिर कारण का अदर्शन, यानी मच्छर खत्म हो गया। फिर पांचवा है कारण का कार्य का भी ना दिखना, तो मलेरिया का भी ना दिखना। ये 5 स्टेप्स हैं। ये किसको कहते हैं? पंचकारणी विधि। कार्य कारण सिद्धांत जानने के लिए बौद्ध दर्शन में अपनाया जाता है। इसको फिर बताएंगे कभी ना, या वीडियो सुन लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। आगे बढ़िए 134। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू विद 8 फोल्ड ऑफ योगा। तो इसका क्या आंसर होगा? नंबर समाधि पे। हाँ 130। देखिए बताइए। ultra हिंदी हाँ इसका हिंदी दूसरा दिखा हो जाएगा हिंदी। हाँ हिंदी देख लीजिए, ये रहा। हिंदी में इजी होगा। वही हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि दूसरा हो जाएगा ना, कर लीजिएगा। ठीक है, आइए ये देखिए। एज पर न्याय डिफिनीशन ऑफ परसेप्शन अरेंज द फॉलोइंग सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यविदेश अव्यभिचारी व्यवसायतकम, क्या होगा? या किसमें ये परिभाषा दी है, याद है? गौतम महर्षि गौतम। हाँ, महर्षि गौतम ने। इसका दूसरा आंसर है, इसका दूसरा आंसर है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यदेश अव्यभिचारी व्यवसायतकम। देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम निर्विकल्प, अव्यपदेश मतलब होता है निर्विकल्प, अभ्रांत मतलब होता है, अव्यभिचारी मतलब होता है डाउटलेस अभ्रांत, व्यवसायतकम मतलब होता है सविकल्प ना। धर्म कीर्ति प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या देते हैं? प्रत्यक्ष कल्पना पूर्णम अभ्रांतम। प्रभाकर क्या देते हैं? साक्षात प्रतीति प्रत्यक्षम। योग में क्या दिया गया है? विशेषावधारण प्रधान प्रत्यक्षम। गंगेश क्या देते हैं? प्रत्यक्ष साक्षात कारित्वम लक्षणम। तो ये सबका, ये फिलहाल गंगेश का है। ठीक है, और एक परिभाषा दी गई है जैन दर्शन में। जैन दर्शन में दिया गया है ततेंद्रिय जन्य ततेंद्रियाजन्यम सुखादि प्रत्यक्षम। ये किसका है? जैन का है। तो फिलहाल आंसर दूसरा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू एम एन राय फिलॉसफी एज मेटेरियलिस्टिक। एम एन राय के अनुसार दर्शन क्या है? भौतिकवादी है। क्यों? भौतिकवाद ही एकमात्र संभव दर्शन है। तो क्या हो जाएगा? दोनों सही है। ट्रू। हाँ, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। यस यस सर। हाँ, सर इसका पहला लगा लीजिए। देखिए, एम एन राय ना पूर्णतः भौतिकवादी दार्शनिक हैं, निरीश्वरवादी हैं। वे विश्व का मूल तत्व भौतिक मानते हैं ना। तो इसलिए केवल इसका पहला हो जाएगा। जब हम एक बार एम एन राय पढ़ा रहे थे ना, तो ये बहुत डिटेल में बताए थे क्यों होगा इसका एक्सप्लेनेशन। और बाकी कुछ कभी फिर पढ़ना होगा तो बताइएगा, फिर किया जाएगा। आइए, अकॉर्डिंग टू गांधी ट्रूथ इज गॉड। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। ही बिलीव दैट नॉन वायलेंस इज द मीन्स ऑफ टू रियलाइज गॉड। ये क्या है? वे विश्वास करते थे अहिंसा ईश्वर की अनुभूति का साधन है। इसमें भी दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है ना। हाँ हाँ देख, सर, ऐसे तेरा हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन रीजनिंग आएगा तो 5 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं। हाँ, वही वही वही। आइए, द आइडिया ऑफ वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विस हैज बीन क्विक एक्टिव इन हिंदुइज्म। हिंदू रिलीजन हैज एक्सेप्टेड लाइफ इन इट्स इंटायरली होना चाहिए ना। हाँ, हिंदुत्व में लोक कल्याण और जन सेवा के विचार अधिक सक्रिय हैं राधा कृष्ण के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में जीवन को इसके इंटायरली पूर्णता के रूप में लिया गया है। इसका भी दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है ना। हाँ लास्ट क्वेश्चन हाँ, ये अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार बुद्धि के प्रभाव वाला यह अनुभव मूलक संसार सापेक्ष, सोपाधिक, आश्रित और अस्थायी है। उसको भी देखिए ये तो, लगा। अरे बिना देखे लगा दें, सही है। सही है। कंडीशनल है, डिपेंडेंट है, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? परमानेंट नहीं, अस्थायी है, क्षणिक है। क्वेश्चन ठीक है, हिंदी में है सर। हिंदी में ये रहा। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण पर आश्रित कार्य उत्पन्न होता है। प्रत्येक विचार का आवश्यक रूप से सापेक्ष होते हैं।
तो इसका दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है लास्ट वाला। अकॉर्डिंग टू शंकर, ब्रह्म एसोसिएटेड विद पोटेंसी, माया इज सगुण ब्रह्म एंड इज क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, माया इज इनडिस्क्रिबेबल, नीदर एग्जिस्टेंट नॉर एग्जिस्टेंट नॉर बोथ। देखिए, शंकर के अनुसार माया शक्ति से युक्त ब्रह्म सगुण ईश्वर है। जब ना मायोपाधिक शक्ति मायोपाधिक ब्रह्म एवं ईश्वर है, तो वो ईश्वर हो जाता है, यानी सगुण ब्रह्म हो जाता है, और वह जगत का सृजन करता, पालन करता, संहार करता है। ठीक है, माया क्या है? अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, वह न तो सत है न सत है, न असत है, न सत न दी, दोनों है। देखिए, पढ़ लीजिए, पहला आंसर हो जाएगा। ये पेपर हो गया दिसंबर का। इसमें से कोई क्वेश्चन, हाँ क्या इंग्लिश देख लो, इसमें से कोई क्वेश्चन फिर से डिटेल में बात करना होगा ना, आप फिर हमें बता दीजिएगा, हम लोग कर लेंगे फिर से। हाँ, इसका आंसर क्या फर्स्ट होगा ना? यस फर्स्ट होगा, फर्स्ट सर होगा। पहले जो किए थे ना क्वेश्चन आंसर, उसमें भी कितना सारे क्वेश्चन है जो डिटेल्स करना है, आप बोले थे। हाँ ठीक, एक काम चाहे तो कर सकते हैं। जैसे हम आपको मान लीजिए 10 क्वेश्चन मिला सब पेपर में, या 50 क्वेश्चन मिला, आप अगर उसका हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के पीडीएफ बना के दे देंगे ना, तो हम लोग उसका क्लास अलग से कर लिया जाएगा, ताकि वो ऐसा होगा कि आपके डाउट वाले उसको हम मतलब एक बार होमवर्क करके आएंगे तो अच्छे से देख लिया जाएगा ना। हाँ ऐसा चाहे तो कर सकते हैं। सर हाँ हाँ सर अभी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं लॉजिक के, तो वो हमें बता देंगे अभी। और कल, हाँ अभी एक सेकंड, आज 23 का पेपर खत्म हो गया, नेक्स्ट पेपर हम लोग 24 वाला करेंगे। 24 वाला अब वही पेपर है क्या जो ऑफलाइन हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, अब नेक्स्ट वही पेपर है, किसी याद है? बस सही है सर, वही है। हाँ वही है, तो ठीक है वही करेंगे। अब क्या सर, मरियम, कितने क्वेश्चन? हाँ फिर अगस्त का करना है, फिर दिसंबर का करना है। हाँ ठीक, उसके बाद बता देना, अभी से मत बताओ, भूल जाएंगे तो हो गया ना। अगला वाला बता दो कौन सा।